मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 41 और अफ्लेयर तकनीक। ड्रैगन प्रिंस युआन और अफ्लेयर तकनीक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बस इतना ही बचा है। जो युआन ने टुनटुन द्वारा थूके गए जेड स्क्रॉल को घूरा, लेकिन अचानक उसे समझ में आ गया। उस बदकिस्मत आदमी को टुनटुन ने निगल लिया था। यह मरने का कितना दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। जो युआन के होठों के कोने फड़क उठे क्योंकि उसे बहुत सहानुभूति महसूस हुई। कितना दुखद भाग्य, उसने सोचा कि आखिर में बेचारी आत्मा को कितनी मानसिक क्षति हुई होगी। जो युआन ने झुककर जेड स्क्रॉल उठाया और उसे देखा, लेकिन वह दंग रह गया। उसने जेड स्क्रॉल से एक चमक निकलती देखी थी और उसमें लिखे कई शब्दों को मुश्किल से समझ पाया था। याओ याओ ने सहजता से कहा, संभवतः इसका प्रयोग जेनेसिस तकनीक को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जो युआन की आंखें चमक उठी जब उसने ये सुना। साधारण नॉर्मल टीयर जेनेसिस तकनीकों को इस तरह से रिकॉर्ड करना उचित नहीं था। क्या उन दो ठगों के पास वास्तव में कुछ अच्छा हो सकता है? जो युआन ने जेड स्क्रॉल में जेनेसिस क्यूई डाला, जिससे उस पर रोशनी टिमटिमाने लगी। ऊपर हवा में प्रकाश की एक किरण प्रक्षेपित हुई और स्पष्ट शब्द नीचे की ओर बहने लगे। जो युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए इसे स्कैन किया। लो ग्रेड ब्लैक टीयर जेनेसिस तकनीक और अफ्लेयर तकनीक। यह एक ब्लैक टीयर जेनेसिस तकनीक है। जो युआन थोड़ा भावुक हो गया। ब्लैक टीयर जेनेसिस तकनीक को शाही खजाने के लिए भी एक खजाना माना जाता था और आमतौर पर देश के लिए महान सेवाएं देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये और अफ्लेयर तकनीक थोड़ी जानी पहचानी क्यों लगती है? जो युआन ने सोचा। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसने इसके बारे में पहले भी कहीं सुना है। मुझे याद है। क्यूई मैनर। ये और अफ्लेयर तकनीक क्यूई मैनर की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति तकनीकों में से एक है और कहा जाता है कि इसे महान वू साम्राज्य द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था। जो युआन की अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव वाली थी। क्या ये दो ठग क्यूई मैनर से थे? लेकिन उनकी ताकत को देखते हुए, वे संभवतः क्यूई मैनर की शीर्ष उत्पत्ति तकनीकों में से एक के कब्जे में कैसे हो सकते हैं? जो युआन ने अपना सिर हिलाया, समझने में असमर्थ। हालांकि वह इसका पता नहीं लगा सका। जो युआन ने फिर भी एक ठंडी हंसी निकाली और जेड स्क्रॉल को अपने कब्जों में ठूंस लिया। उसे याद आया कि जो किंग ने एक बार उससे कहा था कि क्यूई मैनर की और अफ्लेयर तकनीक बेहद भयानक थी। हालांकि यह केवल एक निम्न श्रेणी की ब्लैक टीयर जेनेसिस तकनीक थी, लेकिन इसकी शक्ति मध्यम श्रेणी की ब्लैक टीयर की तकनीकों से मेल खाने के लिए पर्याप्त थी। चूंकि ऐसी वस्तु उसके हाथ में आ गई है, इसलिए उसे थूकने के बारे में सोचना भी मत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन कैप्टन लू अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जो युआन ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा और भौहें सिकोड़ ली। हेवन गेट स्टेज विशेषज्ञ की तेज इंद्रियों को देखते हुए, उसे महसूस होना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है ना? एक घंटा पहले, लू तयेशान ने जो युआन की सुरक्षा के लिए 2 शाही रक्षकों को भेजा था, लेकिन लंबे समय के बाद उन्हें पास के जंगल में कुछ गतिविधि का आभास हुआ। जाना। लू तयेशान ने भौहें सिकुड़ी और अचानक उठ खड़ा हुआ। क्यूई लिंग से कुछ कहे बिना, जेनेसिस क्यूई उसके शरीर के चारों ओर घूम गया और एक प्रकाश की चमक में बदल गया जो गड़बड़ी की दिशा में चला गया। कुछ मिनट बाद, लू तेशान की आकृति प्रकट हुई और उसने अपने सामने खाली मैदान को देखा जहां 4 लोग लड़ रहे थे। उनमें से 2 वे गार्ड थे जिन्हें उसने पहले झो युआन की सुरक्षा के लिए भेजा था। तुम क्या कर रहे हो? लू टाइशान ने अपनी आस्तीन लहराई, तभी जेनेसिस क्यूई प्रकाश की एक धार फूट पड़ी, जिसने 4 लोगों को अलग कर दिया। जब 2 शाही रक्षकों ने लू तयेशान को देखा, तो उन्होंने जल्दी से कहा, सर, हम महामहिम के स्थान पर जा रहे थे जब ये दोनों प्रकट हुए और हमें रोक दिया। क्या तुम दोनों मौत चाहते हो? ये सुनकर लू टाइशान का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तुरंत अन्य 2 व्यक्तियों की ओर देखा। कृपया कैप्टन लू नाराज न हो। वे क्यू मैनर से हैं और मैंने उन्हें पहले ही चोरों की तलाश करने का निर्देश दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपके आदमियों को चोर समझ लिया हो। क्यू लिंग माफी मांगते हुए पीछे से दौड़ा। फिर वह उन 2 व्यक्तियों की ओर मुड़ा और डांटा, अभी भी भागने वाले नहीं हो? तुम बाधा बन रहे हो। लू तयेशान की आंखें बर्फ की तरह जम गई थी जब वह ये सब देख रहा था। फिर उसकी नजर क्यूई लिंग पर पड़ी। क्यूई लिंग, तुम क्या योजना बना रहे हो? गर्जन। क्यू लिंग हंस पड़ा। जैसे ही वह बोलने वाला था, अचानक पास के जंगल से एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टाइगर रोअर। अरे नहीं, यह महामहिम है।
लू टीशान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं जब उसने बाघ की दहाड़ सुनी। उसे अचानक कुछ समझ में आया, क्योंकि उसका मुड़ा हुआ चेहरा क्यू लिंग की ओर मुड़ा। तुम कितने साहसी हो क्यू लिंग। हे, मुझे नहीं पता कि कैप्टन लू किस बारे में बात कर रहे हैं। क्यू ई लिंग मुस्कुराया। ये संभावना थी कि वे दोनों चोर अब तक सफल हो चुके थे, है ना? लू तयेशान ने गरजते हुए कहा, यदि महामहिम को कुछ भी हो गया, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद जेनेसिस क्यूई अचानक फूट पड़ी। जब उसका पैर जमीन पर पड़ा, धरती फट गई और उसका आकार इंद्रधनुष की तरह आसमान में ऊपर उठा, सीधे घाटी की ओर बढ़ गया। क्यूई लिंग ने लू तेशान की जल्दबाजी भरी शक्ल को देखा और उसके होठों के कोनों से एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह तेजी से अपने आदमियों के साथ पीछे चला गया। समूह ने यथाशीघ्र यात्रा की और कुछ समय बाद घाटी में पहुंच गए। जंगल से बाहर निकलते समय क्यूलिंग मुस्कुरा रहा था और घाटी की ओर देख रहा था। उसे लगा कि यह जगह गंदगी से भरी होगी और उसे उम्मीद थी कि झोउ युआन अधमरा हो जाएगा। ऐसे विचार मन में आते ही उसके होठों पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक पास में कुछ दिखाई दिया। एक दुबला पतला युवक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्यू लिंग की मुस्कान जम गई। झोउ युआन, वह ठीक क्यों है? क्यू लिंग की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे और वह अपने दिल में क्रोध और अविश्वास दोनों से चिल्लाया। इस बीच लू टीशान ने राहत की सांस ली, जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। फिर वह एक घुटने पर बैठ गया और बोला, महाराज, मुझे देर से आने के लिए सजा दीजिए। कृपया खड़े हो जाए कप्तान लू, मैं ठीक हूं। झोउ युआन मुस्कुराया। लू तयेशान खड़ा हो गया, उसकी आंखें अशुभ रोशनी से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने बेहोश लुओटोन पर अपनी नजर डाली, उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या ये वही है जिसने आप पर हमला किया था? ये चोर है। हालांकि इससे पहले कि झोउ युआन कुछ बोल पाता, लू तयेशान के पीछे से एक भयंकर चीख निकली। क्यू लिंग तेजी से आगे बढ़ा, लुओटोन को पकड़ लिया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। बोलो, क्यू मैनर से तुमने जो सामान चुराया था वह कहाँ है? बेहोश लुओटोन को थप्पड़ मारकर जगाया गया। जब उसने क्यू लिंग का मुड़ा हुआ चेहरा देखा, तो उसने जल्दी से संघर्ष करते हुए बोलने की कोशिश की, क्यूई, जिद्दी सुअर, मर जा। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, क्यू लिंग की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसके हाथ से एक बल निकला और लुओटोन की गर्दन को कुचल दिया। लुओटोन की चौड़ी खुली आंखें क्यू लिंग को घूर रही थीं, मानो वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। क्यू लिंग ने मृतक की निगाहों को अनदेखा किया और लाश के कपड़े फाड़ दिए, हर जगह कुछ खोजने लगा। कुछ क्षण बाद वह बेहद बदसूरत भाव के साथ रुक गया। क्यू लिंग, ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपराधी को चुप करा रहे हो? लू तेईशान की आंखों में भयानक अंधेरा छा गया। अपने हाथ की एक लहर के साथ दर्जन भर शाही गार्डों ने चुपके से क्यू लिंग को घेर लिया। क्यू लिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, कैप्टन लू क्या कह रहे हैं? तथ्य यह है कि इस चोर ने महामहिम को छूने की हिम्मत की, इसलिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्यू मैनर की और फ्लेयर तकनीक भी चुरा ली। और फ्लेयर तकनीक? लू तेशान दंग रह गया। क्यू मैनर की और फ्लेयर तकनीक चोरी हो गई थी। क्यू लिंग ने झोउ युआन की ओर देखा और अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, वहां दो चोर थे। क्या आप जानते हैं कि दूसरा चोर कहां है? क्यू मैनर की और फ्लेयर तकनीक अभी भी उसके हाथों में होनी चाहिए। झोउ युआन ये सुनकर मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को देखा था। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति खजाना लेकर भाग गया हो। क्यू लिंग का चेहरा तमतमा उठा और उसने एक खास अंदाज में कहा, असंभव। झोउ युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, गृहस्वामी क्यू को इतना यकीन क्यों है कि वह भाग नहीं पाया? क्यू लिंग का दिल धड़क उठा, उसकी आंखों में भाव अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव कर रहे थे। मैंने वास्तव में दूसरे व्यक्ति को नहीं देखा है। हाउसकीपर क्यू उसकी तलाश जारी रख सकता है। झोउ युआन ने उदासीन स्वर में अपना हाथ हिलाते हुए कहा, यहाँ बहुत गंदगी है, इसलिए मैं हाउसकीपर क्यू को रुकने पर जोर नहीं दूंगा। ये देखकर कि झोउ युआन उन्हें भगा रहा है, क्यू लिंग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। उन्होंने मूल रूप से आज झोउ युआन से निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन न केवल वह सुरक्षित और स्वस्थ था, बल्कि और फ्लेयर तकनीक भी गायब हो गई थी। ये व्यावहारिक रूप से दोहरी मार थी। जब राजा क्यू वापस आएगा तो निश्चित रूप से क्रोधित होगा। हालांकि क्यू लिंग को ठीक से पता नहीं था कि यहाँ क्या हुआ था। उसे लग रहा था कि और फ्लेयर तकनीक अब झोउ युआन के हाथों में थी। लेकिन वह क्या कर सकता था?
वह झो युआन की जबरन तलाशी कैसे ले सकता था? क्या उन्हें लगता था कि वह इस बात से अनजान था कि लू तेशान उसे किस तरह से देख रहा था, जैसे कि वह उसे पूरा निगल जाना चाहता हो? जैसे ही ये विचार उसके दिल में घूम रहे थे, क्यू लिंग सिर्फ अपना जबड़ा भींच सकता था और अपनी मुठ्ठियां भींच सकता था। एक और शब्द कहे बिना उसने अपना हाथ हिलाया और अपने आदमियों को उदास भाव से दूर ले गया। वह जानता था कि इस बार क्यू मैनर को सचमुच बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 42 जानवर चैनल उद्घाटन रून। ड्रैगन प्रिंस युआन 36 जानवर चैनल उद्घाटन रून। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन महारानी लू तेशान ने क्यूई लिंग को जाते हुए देखा। आज जो कुछ हुआ था वह निश्चित रूप से क्यूई मैनर से संबंधित था, इसलिए वह उन्हें इतनी आसानी से जाने देने के लिए तैयार नहीं था। झो युआन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वे बहुत चालाक हैं और संभवतः उन्होंने बहुत पहले ही बहाना तैयार कर लिया है। इसके अलावा दोनों अपराधी पहले ही मर चुके हैं और वे कभी भी कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि हम उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करते। झो युआन की बातें सुनकर लू तेशान का दिल थोड़ा कांप उठा। ऐसा लगता है कि दूसरा चोर वाकई यही मर गया था। हालांकि कुछ ऐसा था जिसने उसे हैरान कर दिया। दूसरे चोर के बारे में अफवाह थी कि उसके पास क्यूई पोषण चरण की ताकत थी, लेकिन झो युआन और याओ याओ जिन्होंने कोई जेनेसिस क्यूई उतार चढ़ाव नहीं दिया, वे ही यहाँ थे। आखिर वह क्यूई पोषण चरण चोर कैसे मर गया? लू तेशान के मन में सवालों की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन वह जानता था कि यह पूछना उचित नहीं है। इसलिए वह बस इतना ही कह सका, महाराज, मैं इस मामले की जानकारी महाराज को देने के लिए लोगों को भेजूंगा। झो किंग को यह जानना जरूरी था कि ऐसी घटना घटी है ताकि वह आगे सावधानी बरते। झो युआन ने सिर हिलाया और लू तेशान अपने आदमियों के साथ पीछे हट गया। हालांकि इस बार वे राजकुमार से अलग होने से बचने के लिए खुद को बहुत दूर नहीं खड़ा कर पाए। इस प्रकार वे घाटी के ठीक बाहर पहरा देने के लिए खड़े हो गए। घाटी में याओ याओ ने अपने सामने रखी 36 बोतलों को देखा, जिनमें 36 अलग अलग ग्रेड 1 जेनेसिस बीस्ट्स का सार रख था। उन्हें जांचने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, सभी सामग्री एकत्र कर ली गई है। मुझे पहले कुछ तैयारी करने दो। मैं कल 36-20 चैनल ओपनिंग रून को लिखने में आपकी मदद करूंगी। झो युआन ने उम्मीद भरी मुद्रा में सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद उसने पूछा, बड़ी बहन याओ याओ, 36-20 चैनल ओपनिंग रून किस ग्रेड का है? झो युआन ने कभी भी ऐसा जेनेसिस रून नहीं देखा था जो चैनलों को अनब्लॉक करने में मदद कर सके, और पूरे ग्रेड झो में कोई भी ऐसे रून के बारे में नहीं जानता था। इससे कोई ये देख सकता था कि रून कितना कीमती था। याओ याओ ने सहजता से उत्तर दिया, ये ग्रेड 2 जेनेसिस रून है। जब आप प्राइमल कैस डिवाइन ग्रिंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि के दूसरे स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा। झो युआन ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा, क्या मैं इसे दूसरों को सिखा सकता हूं? 36-20 चैनल ओपनिंग रून बहुत मूल्यवान था, खासकर ग्रेट झो के लिए। हालांकि इसमें कुछ जोखिम था, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों का चयन किया जाए तो सफलता की दर काफी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए यदि वह इसे सेना को प्रदान कर सके, तो यह निश्चित रूप से कई चैनल ओपनिंग चरण के चिकित्सकों की ताकत बढ़ाएगा और ग्रेट झो को और अधिक मजबूत बनाएगा। हालांकि रून आखिरकार याओ याओ का ही था। अगर वह इसे दूसरों को सिखाना चाहता था तो उसे उसकी अनुमति की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। याओ याओ ने बोतलों से खेलते हुए उदासीनता से कहा, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या तुम इसे दूसरों को सिखाना चाहते हो। सब कुछ मुझे दादाजी हेई ने सिखाया है। उनके शिष्य के रूप में स्वाभाविक रूप से तुम्हें उनके साथ जो करना है, करने का अधिकार है। धन्यवाद बड़ी बहन याओ याओ। झो युआन खुश और आभारी दोनों था। ग्रेड 2 जेनेसिस रून याओ याओ के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन यह महान झो के लिए बेहद मूल्यवान था। आराम करो, कल हम इस 36 जानवरों चैनल खोलने रून के प्रभाव की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्या ऑरा फ्लेयर तकनीक गायब हो गई है? क्यूई मनो। जब क्यूयू ने क्यू लिंग के शब्द सुने तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसका चेहरा राख जैसा हो गया था, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। क्यूयू के आदमखोर रूप को देखकर क्यू लिंग ने खुद को संभाला और सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं वहां पहुंचा, लुओ टोंग को पहले ही पकड़ लिया गया था, जबकि लुओ हाओ की छाया भी नहीं दिख रही थी।
क्यू यू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लुओ हाओ क्यू पोषण चरण में है और झो युआन के लिए उसका मुकाबला करना असंभव है, जबकि लड़की याओ याओ भी कोई उत्पत्ति क्यू उतार चढ़ाव नहीं देती है। इसलिए लुओ हाओ संभवतः मर नहीं सकता है। क्यू लिंग ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या वह खजाना लेकर भाग सकता था? क्या उस कुत्ते के पास अंडकोश है? क्यू यू की आंखों में ठंडी रोशनी बह रही थी और वह आगे बोल रहा था, उसकी तस्वीरें भेजो और खोजने में कोई कसर मत छोड़ो। हमें किसी भी कीमत पर ओराफ्लेयर तकनीक को खोजना होगा। किसी को यह अवश्य जानना चाहिए कि ओराफ्लेयर तकनीक उसके पिता को महान वू साम्राज्य द्वारा प्रदान की गई थी, और यह क्यूई मनो की सबसे मजबूत उत्पत्ति तकनीकों में से एक थी। केवल वे लोग जिन्होंने मनो के लिए महान सेवा की है, उन्हें इसे सीखने का अधिकार प्राप्त होगा। अब जबकि यह उससे खो गया था, कोई कल्पना कर सकता है कि जब क्यूई युआन वापस आएगा तो वह कितना क्रोधित होगा। जब क्यू यू ने उस दृश्य की कल्पना की तो उसे लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। क्यू यू का चेहरा विकृत हो गया था क्योंकि उसने गहरी सांस ली और चाय का प्याला अपने बगल में उठा लिया। हालांकि वह अंततः अपने दिल में भड़की आग को शांत करने में असमर्थ था और चाय का प्याला बुरी तरह से जमीन पर गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। झो युआन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कमरे में क्यू यू की आवाज इतनी क्रोध से भरी थी कि वह किसी जानवर की चीख जैसी लग रही थी। उसने मूल रूप से झो युआन को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन घटनाएं उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं। घमंडी क्यू यू इसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? सुबह सुबह जंगल में ठंड की चादर बिछ गई थी, हरे भरे पत्तों पर बर्फ की पतली परत जम गई थी। याओ याओ ने अपने हाथ में पारदर्शी बोतल को हल्के से हिलाया। बोतल का आधा हिस्सा गाढ़े और चिपचिपे लाल तरल से भरा हुआ था। जैसे ही बोतल आगे पीछे हिली, एक क्रूर आभा बाहर निकली और जानवरों की हल्की चीखें सुनाई देने लगी। इतने सारे एसेंस ब्लड में से बस इतना सा। झो युआन चौंक गया। ग्रेड 1 जेनेसिस बीस्ट हॉट ब्लड की पूरी 36 बोतलें और आधी बोतल भी नहीं बनाई गई। हाँ, मैंने केवल सबसे महत्वपूर्ण भाग ही एकत्र किया है। 36 जेनेसिस जानवरों के रक्त में मौजूद क्रूर ऊर्जा को इस बोतल में एकत्र किया गया है, जिससे क्रूर ऊर्जा कई गुना बढ़ गई है। यह आधी बोतल लगभग 5 प्रयासों के लिए पर्याप्त होगी। याओ याओ ने अपने हाथ में जैड हरे रंग का जेनेसिस रून ब्रश घुमाया और फिर अपनी ठुड्डी से झो युआन को इशारा किया, अपने कपड़े उतारो। झो युआन ने देर नहीं की। उसने अपने कपड़े उतार दिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ दिखने लगा। हालांकि उसकी मांसपेशियां बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन वे अच्छी तरह से उभरी हुई थीं और मर्दांगी से भरी हुई दिख रही थीं। आपका फिगर खराब नहीं है। याओ याओ की अभिव्यक्ति अप्रभावित थी, लेकिन उसने फिर भी सहजता से प्रशंसा की। झो युआन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। याओ याओ के छोटे लाल मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने निर्देश दिया, अपने दिल की बारीकी से रक्षा करो और क्रूर ऊर्जा को अपने दिमाग पर आक्रमण करने की अनुमति मत दो, नहीं तो तुम्हारी आत्मा घायल हो जाएगी। ये सुनकर झो युआन ने गहरी सांस ली और अपने दिल को स्थिर किया, जैसे कि वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने वाला था। जब याओ याओ ने ये देखा, तो उसके हाथ में पकड़ा ब्रश धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले कुछ शातिर सार रक्त में डूबा। जब ब्रश की नोक हिलती थी, तो झो युआन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाता था। उसे ऐसा लगता था जैसे ब्रश मैग्मा में डूबा हुआ हो, जिससे उसकी त्वचा में जलन होने लगती थी। झो युआन की पीठ पर लगातार क्रिप्टिक जेनेसिस स्ट्रोक दिखाई दिए। ये कई मिनट तक चलता रहा, फिर याओ याओ का बर्फ जैसा सफेद हाथ धीरे से हिला और अंतिम स्ट्रोक उतरा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। उसी समय उसकी कोमल चीख झो युआन के कानों में गूंजी। भन भनाना। जैसे ही उसकी आवाज सुनी गई, झो युआन की पीठ पर रक्त लाल रोशनी तुरंत चमक उठी और एक के बाद एक जानवरों की दहाड़ें गूंजने लगी। झो युआन की पुतलियां इस समय अचानक से कस गई थीं। वह महसूस कर सकता था कि एक क्रूरतम उपस्थिति पागलपन से उसकी पीठ में घुस रही थी, उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में घुस रही थी। गर्जना गर्जना गर्जना। झो युआन के दिमाग में जंगली जानवरों की दहाड़ गूंजने लगी, जिससे उसे चक्कर आने लगा, जैसे उसकी चेतना को कई जानवरों ने काट लिया हो। सौभाग्य से झो युआन तैयार था। उसकी भौहों के बीच आत्मा ने थोड़ा सा भिनभिनाया, क्योंकि उसने प्राइमल कैस दिव्य ग्राइंडस्टोन की कल्पना करना शुरू कर दिया था। दिव्य ग्राइंडस्टोन घूम गया और खतरनाक जानवर की दहाड़ें तब तक कुचली गईं जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्तब्ध चेतना धीरे धीरे ठीक होने लगी। इसके बाद झो युआन ने अपने शरीर में गर्मी की एक धारा महसूस की, एक बर्बर जलती हुई गर्मी जो उसके शरीर में फैल गई। वह जानता था कि ऊष्मा की यह धारा 36 बीस्ट चैनल ओपनिंग रून की शक्ति थी।
एक विचार के साथ उन्होंने ऊष्मा की धारा को अवरुद्ध पांचवी मध्याह्न रेखा चैनल की ओर निर्देशित किया। ऊष्मा की धारा अंदर आई, जिसके कारण मूल रूप से अवरुद्ध पांचवें चैनल में हल्की सी ढीलीपन की अनुभूति हुई। झो युआन ने जब ये बदलाव महसूस किया तो उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने चैनल पर लगातार हमला करने के लिए गर्मी को नियंत्रित करने पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। जब गर्मी की धारा आखिरकार लंबे समय बाद समाप्त हो गई, तो मूल रूप से कसकर बंद पांचवें चैनल का एक छोटा सा हिस्सा जबरन खुल गया था। इस प्रगति ने झो युआन को बहुत खुश कर दिया। यह जेड स्पिरिट वाटरफॉल में उसके पहले अनुभव से कम प्रभावशाली नहीं था। ओह! झो युआन ने अपनी आंखें खोली और एक सांस छोड़ी जिसमें खून की गंध थी। उसे बदबू की परवाह नहीं थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। 36 बीस्ट चैनल ओपनिंग रूम की प्रभावशीलता उनकी उम्मीदों से अधिक थी। इस दर से उन्हें विश्वास था कि वह 1 महीने में अपने 5वें मेरिडियन चैनल को पूरी तरह से अनब्लॉक करने में सक्षम होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 43 और ऑफलेयर तकनीक सीखना। ड्रैगन प्रिंस युआन और ऑफलेयर तकनीक सीखना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके बाद के समय में झो युआन ने 36 बीस्ट चैनल ओपनिंग रूम की मदद से दैनिक चैनल अनब्लॉकिंग प्रयासों में भाग लिया। ये कहा जाना चाहिए कि हालांकि यह चैनल ओपनिंग रूम काफी खतरनाक था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। कुछ ही दिनों में झो युआन की 5वीं मध्याह्न रेखा चैनल तेजी से ढीली हो गई क्योंकि अवरुद्ध भागों को लगातार साफ किया जा रहा था। इस दर पर 5वें चैनल को पूरी तरह से खोलना व्यावहारिक रूप से बहुत निकट था। हालांकि सामग्री प्राप्ति की परेशानी भरी प्रक्रिया के कारण कुछ देरी हुई। झो युआन ने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत से जो हृदय रक्त इकट्ठा किया था, वह केवल 5 उपयोगों के लिए ही चल सकता था। इसलिए उसके पास प्रत्येक दिन का अधिकांश समय ग्रेड 1 जेनेसिस जानवरों का शिकार करने और अधिक हृदय रक्त प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पलक झपकते ही पहाड़ी जंगल में 10 दिन बीत गए। टकराना। जंगल में एक पूरी तरह से खून से लाल रंग का विशालकाय प्राणी झो युआन पर हमला करता है, जिसने अभी अभी एक जेनेसिस बीस्ट को मारा था। पूर्व बहुत ही क्रूर था, जिससे झो युआन के पास अपने पैर के धक्के से एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा ताकि वह खून से लाल प्राणी के हमले से बच सके। झो युआन को भगाने के बाद विशाल जानवर ने उसकी उग्र निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और झो युआन द्वारा मारे गए जेनेसिस जानवर के शव को फाड़ना शुरू कर दिया। ये भगवान शापित कमीना। पेड़ के ऊपर झो युआन ने जब ये देखा तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास उस विशालकाय रक्त लाल जीव से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। इस प्राणी को फ्लेम प्लेट राइनो के नाम से जाना जाता था और यह ग्रेड 1 जेनेसिस बीस्ट था। हालांकि अन्य ग्रेड 1 जेनेसिस बीस्ट की तुलना में इससे निपटना बेहद कठिन था। इसकी ताकत 6 चैनल वाले मानव अभ्यासी के बराबर थी, लेकिन इसकी रक्षा 7 चैनल वाले विशेषज्ञ से मेल खा सकती थी, जिसकी शक्ति ने इसे इस विशेष क्षेत्र के छोटे तानाशाह के रूप में शासन करने की अनुमति दी। यहां तक कि झो युआन के ड्रैगन टैबलेट हैंड का भी इस जेनेसिस बीस्ट की असाधारण रक्षात्मक क्षमता पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि हेवनली युआन ब्रश केवल खूनी खरोंच छोड़ सकता था, लेकिन कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए झो युआन ने जब भी फ्लेम प्लेट राइनो का सामना किया, तो उससे दूर रहने का फैसला किया, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि यह कमीना अधिक से अधिक अनुचित हो जाएगा, यहां तक कि आज उसका शिकार चुराना भी शुरू कर देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये स्पष्ट था कि झो युआन को अब क्षेत्र में जेनेसिस जानवरों के लगातार शिकार के कारण फ्लेम प्लेट राइनो द्वारा निशाना बनाया गया था। मुझे एक जानवर द्वारा धमकाया जा रहा है। झो युआन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि देर करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसने निर्णायक रूप से मुड़कर आगे की ओर दौड़ लगाए। अपने पैरों की नोक से एक के बाद एक विशाल पेड़ों को धक्का देते हुए वह जंगल से बाहर निकल गया और जल्दी से घाटी की ओर वापस चला गया। घाटी में याओ याओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि झो युआन खाली हाथ लौट आया था। झो युआन ने याओ याओ की निगाहें देखकर अजीब तरीके से बताया, मुझे एक फ्लेम प्लेट गैंडे ने लूट लिया था। याओ याओ ने जब ये सुना तो वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए। फ्लेम प्लेट राइनो में मजबूत रक्षात्मक क्षमता है और यहां तक कि 7 चैनल वाले मानव अभ्यासी को भी इससे निपटना बहुत मुश्किल लगेगा। यदि आपका स्वर्गीय युआन ब्रश ऊपरी स्तर के जेनेसिस हथियार स्तर तक पहुंच जाता है, तो आप इसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम हो सकते हैं।
झो युआन ने सिर हिलाया। वह प्रतिदिन स्वर्गीय युआन ब्रश को खिला रहा था, लेकिन अभी तक उसने दूसरा प्राचीन जेनेसिस रून नहीं जलाया था। याओ याओ के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे जब उसने कहा, यदि आप इस फ्लेम प्लेट गैंडे से निपटने का कोई तरीका नहीं सोचते हैं, तो मुझे डर है कि आप तब तक जेनेसिस जानवरों का शिकार नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपना स्थान नहीं बदल लेते। झो युआन के मुंह के कोने नीचे की ओर खींच गए। एक गैंडे ने उसे भगा दिया। वह वास्तव में इस तरह से अपमानित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे इससे निपटने के लिए कोई रास्ता सोचना पड़ा। हालांकि ड्रैगन टैबलेट हैंड बोल्ड और अडिग है, लेकिन इस तरह के अत्यधिक रक्षात्मक जेनेसिस बीस्ट के सामने ये वास्तव में थोड़ा कमजोर है। झो युआन की आंखों में विचार की एक झलक उभरी। उसे जेनेसिस कौशल सीखने की जरूरत थी जो उसकी आक्रामक शक्ति को बढ़ा सके। जैसे ही उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, अचानक उसे कुछ सूझा। जैसे ही उसने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक जेड स्क्रॉल निकाला। ये ऑरा फ्लेयर तकनीक थी जो उसने कुछ दिन पहले ही हासिल की थी। मुझे उस तकनीक पर एक नजर डालनी चाहिए जिसे क्यू मैनर द्वारा इतना मूल्यवान माना जाता है। झो युआन ने खुद को बैठाया और जेनेसिस क्यूई को स्क्रॉल में डाला। तुरंत प्रकाश उत्सर्जित हुआ, जो उसके सामने हवा पर चमक रहा था और शब्द बहने लगे। झो युआन ने शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वे ऑरा फ्लेयर तकनीक के लिए परिचय और साधना पद्धति थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, ये ऑरा फ्लेयर तकनीक कुछ हद तक अनोखी है। जब झो युआन ऑरा फ्लेयर तकनीक की साधना विधि में डूबा हुआ था, तो उसने अचानक एक आश्चर्य भरी चीख सुनी। उसने अपना सिर घुमाया तो पाया कि याओ याओ उसके बगल में खड़ी थी। उसकी चमकदार भेदक आंखें प्रकाश की स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। झो युआन ने सहमति में सिर हिलाया। इसे अभी अभी देखने के बाद अब उसे ऑरा फ्लेयर तकनीक के पीछे का सिद्धांत पता चल गया था। मूल रूप से इस तकनीक ने मेरिडियन चैनलों में जेनेसिस क्यूई को लगातार संपीड़ित करने और उसे केंद्रित करने के लिए एक अनूठी विधि का उपयोग किया। निरंतर संपीड़न के बाद जेनेसिस क्यूई अत्यधिक केंद्रित हो जाएगी, जिससे उसे आश्चर्यजनक बल और भेदन शक्ति प्राप्त होगी। झो युआन ने प्रशंसा में कहा, जैसा कि ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीक से उम्मीद की जाती है। इसकी गहनता सामान्य टियर जेनेसिस तकनीकों से कहीं अधिक है। याओ याओ की आंखों में एक विचारशील भाव प्रकट हुआ जब उसने कहा, यह तकनीक काफी दिलचस्प है। ये सरल दिखती है, लेकिन जेनेसिस क्यूई को सीमा तक संपीड़ित करने के लिए यह बहुत ही चरम दृष्टिकोण अपनाती है। इस ऑरा फ्लेयर तकनीक का वास्तविक रैंक केवल निम्न श्रेणी का ब्लैक टियर नहीं होना चाहिए। हालांकि ये कुछ हद तक अपूर्ण है। अधूरा। झो युआन का दिल थोड़ा कांप उठा। ये ऑरा फ्लेयर तकनीक राजा क्यूई को महान वू साम्राज्य द्वारा दी गई थी। हो सकता है कि उन्होंने उसे पूरा संस्करण न दिया हो। याओ याओ ने सिर हिलाया। आप इस तकनीक को सीखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरिडियन चैनलों में जेनेसिस क्यूई का उच्च स्तर का संपीड़न उन पर बहुत बड़ा बोझ होगा। आखिरकार, एकाग्रता में चूक से आप नियंत्रण खो सकते हैं और अपने मेरिडियन चैनलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि झो युआन ने यह सुनकर मुस्कुराया। मेरिडियन चैनलों की कठोरता के संबंध में संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बेहद मुश्किल था जो उसी साधना स्तर पर उससे बेहतर हो सके। आखिरकार, वह 8 स्वाभाविक रूप से खुली मेरिडियन चैनलों के साथ पैदा हुआ था और हालांकि बाद में उन्हें सील कर दिया गया था, लेकिन मजबूत नींव बनी रही। तो फिर मैं इस ऑरा फ्लेयर तकनीक को आजमाऊंगा। यह स्पष्ट था कि झो युआन को ऑरा फ्लेयर तकनीक में अत्यधिक रुचि थी। जैसा कि कहावत है, जो तुम करना चाहते हो, करो। याओ याओ को सूचित करने के बाद झो युआन एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया। एक विचार के साथ, उसके चैनलों से एक सक्शन बल उत्सर्जित हुआ, जो जेनेसिस क्यूई के स्ट्रैंड्स को उसके शरीर में खींचता है। जैसे ही जेनेसिस क्यूई उसके चैनलों में डाला गया, झो युआन ने ऑरा फ्लेयर तकनीक में दर्द संपीड़न विधि का पालन किया। उसने अपने चैनलों में जेनेसिस क्यूई के प्रत्येक स्ट्रैंड पर नियंत्रण किया, जिससे वे धीरे धीरे घूमते रहे। संपीड़न विधि को स्पिन रिफाइनिंग कहा जाता था। एक ने जेनेसिस क्यूई को एक भंवर बनाने के लिए निर्देशित किया जो उच्च गति से घूमता था। जेनेसिस क्यूई को लगातार संपीड़ित करता था जब तक कि भंवर अंततः समाप्त नहीं हो जाता और एक केंद्रित चमक नहीं बन जाती। जब बताया गया तो यह आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसे करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार, इस स्तर का नियंत्रण हासिल करना आसान नहीं था। यदि बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया जाता, तो खींचने वाला बल बहुत मजबूत हो जाता और मेरिडियन चैनलों को नुकसान पहुंचाता। दूसरी ओर, यदि बहुत कम शक्ति का उपयोग किया गया तो केंद्रित ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी।
शुरुआत में जो युआन बार बार असफल हुआ, उसके मेरिडियन चैनलों में जेनेसिस क्यूई भावर हर बार खत्म हो गया। अच्छी बात यह रही कि उसकी मजबूत आत्मा ने उसे छोटी छोटी बातों से भी अवगत कराया, जिससे वह धीरे धीरे हर असफलता से सीखता गया। इसलिए जो युआन पूरे एक दिन के बाद स्पिन रिफाइनिंग विधि का कुछ हद तक सफलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम था। यह सिलसिला अगले 5 दिनों तक चलता रहा। जैसे ही सूर्यदेव आकाश में उदय हुए, उनकी तपती हुई किरणें अंतहीन ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला पर चमकने लगी तथा उन्हें सुनहरे धुंध की परत से ढक दिया। एक खास घाटी में जो युआन चुपचाप एक चट्टान पर बैठा था। हालांकि उसके मेरिडियन चैनलों के अंदर का दृश्य बाहर की शांति से बिल्कुल अलग था। उत्पत्ति क्यूई भावर उच्च गति से घूमते हैं, एक खिंचाव बल के रूप में च शोर उत्सर्जित करते हैं, जिससे चैनल हिलते हैं। ये केवल जो युआन की मेरिडियन चैनल की कठोरता के कारण ही संभव था। किसी भी अन्य साधारण 4 चैनल अभ्यासी की चैनल इस समय तक फट गई होती। फिर भी जो युआन को अभी भी एक चुभने वाला दर्द सहना पड़ा। उसकी मेरिडियन नलिकाओं में हल्की कंपन ध्वनियां सुनी जा सकती थी। इस बीच भंवरें तेजी से घूमने लगी, जिससे उनका खिंचाव बल तेजी से बढ़ गया, जिसके कारण चुभने वाला दर्द और भी तीव्र हो गया। जो युआन की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने खुद को तैयार किया और भंवरों की घूर्णन गति बढ़ा दी। धमाका। जैसे ही घूर्णन गति बढ़ी, उसके ऊपर लटके जेनेसिस क्यूई के तंतु एकदम केंद्र में संकुचित हो गए और अगले ही क्षण भंवर फट गया। जो युआन की आंखें अचानक खुल गईं। हालांकि उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, बल्कि खुशी झलक रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 2 उंगलियां बाहर निकाली। एक विचार के साथ उसकी उंगलियों से धीरे धीरे बेहद फीकी हरी रोशनी की एक परत उभरी। मंद हरा प्रकाश अनियमित रूप से लंबा और छोटा होता हुआ प्रतीत हो रहा था और अत्यंत क्षीण दिख रहा था। जो युआन की उंगलियां अचानक उसके नीचे की चट्टान पर कट गईं। कोई केवल शलिक ध्वनि सुन सकता था, क्योंकि स्तब्ध जो युआन ने देखा कि कैसे पत्थर को साफ साफ काटा जा रहा था, जैसे कि वह टोफू हो, और अंदर की चट्टान शीशे की तरह चमकदार थी। जो युआन की आंखें चमक उठी, जबकि उसकी सांसें थोड़ी उखड़ने लगी। तो यह ओराफ्लेयर तकनीक है। इतनी भयावह तीक्ष्णता और चौंकाने वाली भेदन शक्ति। जो युआन प्रशंसा से भरा हुआ था। एक ही हमले से 7 चैनल से कम वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल होने की संभावना थी, और यहां तक कि 7 चैनल विशेषज्ञ के पास भी इस तरह के हमले से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस ओराफ्लेयर तकनीक से अगर उस कमीने ने दोबारा प्रकट होने की हिम्मत की, तो मैं उसे एक ही उंगली से मार डालूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 44 सु यूवेई की प्रगति। ड्रैगन प्रिंस युआन सु यूवेई की प्रगति। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओरा फ्लेयर तकनीक के 2 स्तर हैं, हरा फ्लेयर और बैंगनी फ्लेयर। आपके पास अभी जो है वह मुश्किल से हरे फ्लेयर स्तर के दरवाजे तक पहुंचा है। याओ याओ ने किनारे से समझाया जब उसने देखा कि जो युआन सफल हो गया है। जो युआन ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगलियों पर मंद मंद चमकती हरी रोशनी को देखा और कहा, इस ओराफ्लेयर तकनीक की विनाशकारी शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। क्यूई सांद्रता प्रक्रिया परेशानी वाली है और इसमें बहुत अधिक जेनेसिस क्यूई का उपयोग होता है। यदि उसने ड्रैगन ब्रीदिंग तकनीक को सक्रिय नहीं किया होता और जेनेसिस क्यूई को मुंह में नहीं लिया होता, तो वह इस छोटे हरे रंग की चमक को बनाने में सफल नहीं हो पाता, चाहे उसने कितना भी समय क्यों न लगाया हो। अपनी मौजूदा 4 चैनल ताकत के साथ उसे इस छोटी सी रोशनी को बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अगर इसे किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना था, तो उसे एक ही वार में मारना होगा या फिर कुछ समय बाद रोशनी अपने आप खत्म हो जाएगी। काश मैं क्यूई पोषण अवस्था तक पहुंच पाता। जो युआन ने आह भरी। क्यूई पोषण अवस्था तक पहुंचना मुख्य कमरे से आंतरिक कक्षों में प्रवेश करने के समान था। एक बार क्यूई निवास खुल जाने के बाद जेनेसिस क्यूई को शरीर में संग्रहित किया जा सकता था। यह उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति से अनगिनत गुना बेहतर होगा, जहां उसे हर बार जब भी इसका उपयोग करना होता था, तो अपने आसपास से अशुद्ध जेनेसिस क्यूई के रेशे खींचने पड़ते थे। शरीर में पर्याप्त मात्रा में जेनेसिस क्यूई के सहयोग से ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीकें अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होंगी। थोड़ी देर तक आहें भरने के बाद जो युआन ने अपने दिल को स्थिर किया। आखिरकार उसे एक बार में एक कदम उठाना था।
अब उसे जो करने की जरूरत थी वह था अपनी 8 मेरिडियन चैनलों को पूरी तरह से खोलना, ताकि भविष्य की साधना के लिए बेहतर आधार तैयार हो सके। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं जाकर उस कमीने को मार डालूं। जो जानवर मेरी ट्रेनिंग में बाधा डालने की हिम्मत करता है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। झो युआन खड़ा हुआ और याओ याओ को पुकारा, इससे पहले कि उसका शरीर आगे बढ़ता, सीधे पहाड़ी जंगलों की ओर बढ़ जाता। वह ऑरा फ्लेयर तकनीक की ताकत को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जंगल में प्रवेश करते ही झो युआन सीधे जंगल की गहराई में चला गया। काफी समय बाद वह एक विशाल पेड़ पर खड़ा होकर बैठ गया। वह जानता था कि फ्लेम प्लेट राइनो किसी भी तरह की मौजूदगी के प्रति बेहद संवेदनशील है और जंगल के गहरे हिस्से में कदम रखते ही उसे खोज लेगा। इसलिए उसे यहाँ केवल राइनो का इंतजार करना था। झो युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली। करीब 10 मिनट बाद उसने महसूस किया कि जमीन कांपने लगी है और उसकी नजर जंगल की गहराई की ओर गई। तभी उसने देखा कि एक के बाद एक ऊंचे ऊंचे पेड़ गिर रहे हैं और एक आग जैसी लाल आकृति उन पर पागलों की तरह हमला कर रही है और उसके पीछे गरजने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही हैं। 10 फीट से ज्यादा लंबी आग जैसी लाल आकृति आखिरकार समाशोधन में रुकी। उसकी लाल आंखें झो युआन पर टिकी थी और उसके मुंह से कर्कश खर्राटों की आवाजें निकल रही थी। यह फ्लेम प्लेट राइनो था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके शरीर की सतह अग्नि लाल कवच से ढकी हुई थी, वह धधकता हुआ कठोर कवच जो उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखता था। तुम आ गए। झो युआन ने ऊपर से फ्लेम प्लेट राइनो को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया। अब वह पहले की तरह उससे बच नहीं सकता था। इसके बजाय उसका फिगर हवा में उछला और जमीन पर आ गिरा। लाओ इसे, कमीने। झो युआन ने उस प्राणी की ओर उंगली बढ़ाई और इशारा किया। मानो झो युआन की अवमानना को महसूस करते हुए फ्लेम प्लेट राइनो की आंखों में पागलपन तुरंत बढ़ गया। अपने पैर के एक शक्तिशाली स्टॉम्प के साथ जमीन फट गई और उसका विशाल आकार आग की छाया में बदल गया जो भयानक गति के साथ झो युआन की ओर बढ़ा। इस बीच उसके शरीर पर लगा मोटा ज्वाला कवच लाल रोशनी से चमक उठा, मानो वह जल रहा हो। यहां तक कि हवा भी ऐसे बल के कारण कांपने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहां तक कि 7 चैनल वाले अभ्यासी के पास भी फ्लेम प्लेट राइनो के निश्चित मारक आक्रमण से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि झो युआन ने न तो कोई कदम उठाया और न ही पीछे हटने का कोई इरादा दिखाया। उसने बस अपनी निगाहें नीचे कर ली, जबकि जेनेसिस क्यूई उसके मेरिडियन चैनलों में भावरों में बदल गई, लगातार संकुचित और परिष्कृत हो रही थी। कई सांसों के बाद झो युआन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक हल्की हरी आभा धीरे धीरे सतह पर आ गई। आभा निश्चित रूप से स्पंदित हुई क्योंकि झो युआन की आकृति भी आगे बढ़ी और पलक झपकते ही फ्लेम प्लेट गेंडे से टकरा गई। प्रभाव के क्षण में झो युआन के हाथ ने एक ब्लेड का रूप ले लिया और पहाड़ों को चीरते हुए नीचे की ओर भयंकर रूप से काटा और फ्लेम प्लेट गेंडे के क्रूर चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। हाथ के जमीन पर पहुंचने पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल खून की धार बह निकली। उस खूंखार गेंडे का विशाल शरीर 2 टुकड़ों में कट गया था। अपने विशाल शरीर के पीछे जबरदस्त गति के कारण गेंडे के दोनों हिस्से काफी दूर तक आगे बढ़ते रहे, अंततः एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़े, जिससे जमीन खून से रंग गई। दूसरी ओर झो युआन अपनी जगह पर स्थिर रहा, अभी भी काटने की मुद्रा में था। खूनी धुंध छाने लगी। ये धुंध उसके चेहरे पर छिड़की, जिससे उसका चेहरा बेहद विचित्र दिखाई देने लगा। उसके हाथ से धीरे धीरे हल्की हरी चमक गायब हो गई, जबकि झो युआन का थोड़ा लड़खड़ाता हुआ शरीर धीरे धीरे उसके नितंबों पर जमीन पर गिर गया। पिछली चोट ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, फ्लेम प्लेट राइनो के दोनों हिस्सों पर नजर डाली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऑरा फ्लेयर तकनीक की विनाशकारी शक्ति वास्तव में भयावह थी। इसके अलावा इस क्षेत्र का नया छोटा तानाशाह अब वह झो युआन था। पहाड़ों में समय बीतता गया। जबकि झो युआन पहाड़ों में अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्यूयू के लिए चीजें ठीक नहीं चल रही थी। चाहे उन्होंने कितनी भी खोज की हो, वे लुओ हाओ का कोई निशान नहीं खोज पाए, और ऑफलेयर तकनीक की तो बात ही छोड़िए। एक कमरे में क्यूई लिंग ने बदसूरत भाव से कहा, दूसरे युवा स्वामी, हमने अपनी खोज का दायरा पहले ही कई शहरों तक बढ़ा दिया है, लेकिन हम अभी भी लुओ हाओ का मामूली निशान भी नहीं ढूंढ पाए हैं। ऐसा लगता है जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। क्यूईयू की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। बहुत समय बाद जाकर उसने आखिरकार जवाब दिया, अगर इतनी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिला, तो मुझे डर है कि शायद उसकी एक लाश भी न बचे।
क्यू लिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। आप कह रहे हैं कि उसे मार दिया गया है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यू यू ने अपना जबड़ा कस लिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑरा फ्लेयर तकनीक झोउ युआन के हाथों में है। क्यू लिंग के चेहरे पर उतार चढ़ाव आया। अगर ऐसा है तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। पिछली घटना के बाद से ही झोउ किंग ने झोउ युआन की सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया था। लू तेशान ने झोउ युआन के इलाके से सभी बाहरी लोगों को भी भगा दिया था। उनके द्वारा पहले किए गए नाटक को दोहराना व्यावहारिक रूप से असंभव था। क्यू की आंखों में एक काली और क्रूर नजर दिखाई दी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लियू शी लाओ। क्यू लिंग ने क्यू यू को देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रही थी, फिर भी उसने निर्देशानुसार काम किया। डूबते सूरज की खूबसूरत किरणें ग्रेट झोउ शहर को ढक रही थी। ग्रेट झोउ इंस्टीट्यूट में सु यूवेई अपनी कक्षाओं के बाद संस्थान से बाहर निकली थी, शहर के दक्षिणी हिस्से की ओर सड़क पर चल रही थी जहां उसका घर था। हाल ही में वह संस्थान में ज्यादा देर तक नहीं रुकी क्योंकि झोउ युआन लगभग अनुपस्थित था। एक युवा लड़की की लंबी और पतली टांगें एक खाई पर हल्के से उछल रही थी। उसकी चोटी जवानी की ताकत से उछल रही थी, जिससे राहगीरों की निगाहें प्रशंसा की ओर खींच रही थी। एक के बाद एक जानी पहचानी गलियों से गुजरते हुए एक मोड़ पर उसके कदम अचानक रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और सामने की ओर देखा। लियू शी दीवार के सहारे झुकी हुई थी, उसके पीछे कई आकृतियां थीं। लियू शी का सुंदर चेहरा बर्फ से सना हुआ था और वह सु युवेई को ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसके सुंदर रूप को देखकर उसकी आंखों में ईर्ष्या की छोटी छोटी चिंगारी उभर आए और वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मेरे साथ चलो सु युवेई। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? सु युवेई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लियू शी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हुन्फ, झोउ युआन ने क्यू से कुछ चुराया है। इसके बदले में तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। यह सुनकर सु युवेई का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि क्यू की चीजें महामहिम की नजर में भी आएंगी? तेज जीभ वाली लड़की। लियू शी की भौहें लगभग सीधी हो गईं और वह चिल्लाए, उसे पकड़ो। जैसे ही उसके शब्द धीमे हुए, दो आकृतियां तुरंत उसके पीछे से निकली। उनके शरीर के चारों ओर जेनेसिस क्यूई की हल्की लहरें थीं, जो उनकी 5 चैनल शक्ति का प्रमाण थी। सु युवेई ने अपनी हरकतें नहीं की, बल्कि उन दो लोगों को घूरती रही जो उसकी ओर गोली चला रहे थे। जब उनके हाथों ने उसे चील के पंजों की तरह जकड़ लिया, तभी वह अचानक आगे बढ़ी। 2 उंगलियां आगे की ओर बढ़ी हुई थी। जेड प्रकाश उनके चारों ओर घूम रहा था, जबकि दुर्जय जेनेसिस क्यूई एक मिलस्ट्रॉम की तरह हवा के माध्यम से फट गया। दोनों उंगलियां जमीन पर गिरी, जिससे दोनों आकृतियां पीछे की ओर उड़ गईं, तथा उनके कंधों से ताजा खून बहने लगा। सु युवेई के हाथ उसके बगल में लटके हुए थे, जबकि जेनेसिस क्यू प्रकाश उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था, जिससे उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। लियू शी ने सु युवेई को घूरते हुए आंखें चौड़ी करके देखा और उसका जबड़ा इतना कस गया कि उसके दांत लगभग टूट गए। तुमने अपना छठा मेरिडियन चैनल अनब्लॉक कर दिया है। उसे अच्छी तरह याद था कि सु युवेई ने 1 महीने पहले ही अपनी 5वीं मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक किया था। उसने इतनी जल्दी अपनी छठी चैनल को भी कैसे अनब्लॉक कर दिया? सु युवेई ने सपाट जवाब दिया, 10 दिन पहले इसे अनब्लॉक किया था। झोउ युआन के संस्थान से दूर रहने के दौरान सु युवेई ने कभी लापरवाही नहीं बरती थी। उसे हेडमास्टर चू तियानयान के व्यक्तिगत संरक्षण का पूरा प्रयास मिला। आखिरकार चू तियानयान की राय में विस्फोटक झोउ युआन की तुलना में सु युवेई जैसी स्थिर किस्म की लड़की कम चिंताजनक थी। इसलिए उसने इस अवधि के दौरान उसे प्रशिक्षित करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। इस प्रकार जब झोउ युआन प्रगति कर रहा था, तब वह स्थिर नहीं रही थी। लियू शी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, उसकी आंखों से आग उगल रही थी। वह लंबे समय तक प्रशिक्षण और संसाधनों के भारी खर्च के बाद आधे महीने पहले ही अपनी छठी मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक करने में कामयाब रही थी। फिर भी सु युवेई अब केवल आधे समय का उपयोग करके व्यावहारिक रूप से उसके पीछे थी। यह उसे ईर्ष्या क्यों नहीं कर सकता था? लियू शी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मानते हैं कि आप सिर्फ इसलिए जा सकेंगे क्योंकि आपने अपनी छठी मध्याह्न रेखा को अनब्लॉक कर दिया है? लियू ये, जाओ और उसे मेरे लिए पकड़ो। यह सबसे अच्छा होगा यदि तुम उस छोटी सी शैतान का चेहरा भी बना दो। जैसे ही लियू शी के शब्द गूंजे, एक आकृति धीरे धीरे पीछे से बाहर आई। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई फैल गई, जो 7 चैनलों की ताकत प्रदर्शित करती थी।
सु युवेई ने जब ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अंततः गंभीर हो गई। हालांकि जब वह कोई योजना बनाने की कोशिश कर रही थी, तो अचानक उसका दिल कांप उठा, क्योंकि पीछे से दो आकृतियां निकलकर उसके बगल में आ गिरी। वे साधारण मनुष्य प्रतीत होते थे, लेकिन उनके शरीर से निकलने वाली जेनेसिस क्यूई तरंगे 7 चैनलों के स्तर तक पहुंच गई थी। आप कौन है? सु युवेई उन दो नए लोगों को देखकर हैरान रह गई। दोनों ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, हमें महामहिम मिस सु ने भेजा था। महामहिम को चिंता थी कि क्यूई आप पर अपना गुस्सा निकाल देगी, इसलिए हम गुप्त रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये सुनते ही सु युवेई की पलकें झपक गईं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मुंह के कोने अवचेतन रूप से थोड़े ऊपर उठ गए, जबकि लियू शी की उपस्थिति के कारण उसका खट्टा मूड बेहतर हो गया। दोनों पुरुषों ने अपना सिर उठाया, लियू शी को देखा और सपाट आवाज में कहा, कृपया अपना ख्याल रखें मिस लियू। क्यूयू की शतरंज की मोहर मत बनो। हस्तक्षेप के कारण लियू शी का चेहरा लगभग बैंगनी हो गया था, लेकिन वह जानती थी कि वह अब सु युवेई के साथ कुछ नहीं कर सकती। ये झो युआन विस्फोट, लियू शी ने गुस्से में गाली दी। गतिरोध को छोड़कर वह अपने आदमियों के साथ पैर पटकते हुए चली गई। दोनों शाही रक्षकों ने अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में सु युवेई से कहा, मिस सु, हम आपको वापस घर भेज देंगे। मैं बड़े भाइयों को परेशान करूंगी। सु युवेई ने मना नहीं किया। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, क्या आप जानते हैं कि महामहिम का क्या हाल है? वे लगभग 2 महीने से अनुपस्थित हैं। चिंता मत करो मिस सु, महामहिम उनके प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वे निश्चित रूप से आधे महीने में कक्षा रैंकिंग परीक्षा के लिए वापस आ जाएंगे। सु युवेई ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि झो युआन के प्रशिक्षण सत्र का क्या नतीजा होगा, लेकिन उसने सुना था कि क्यूयू ने पहले ही अपने 7वें मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक कर दिया था। साल के अंत में होने वाली क्लास रैंकिंग परीक्षा में एक क्लास को फिर से पहला स्थान दिलाने के लिए एक कड़वी लड़ाई से बचा नहीं जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 45 कक्षा रैंकिंग परीक्षा से पहले। ड्रैगन प्रिंस युआन कक्षा रैंकिंग परीक्षा से पहले। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहाड़ी जंगलों में झो युआन एक चट्टान पर खड़ा था। 5 गुर्राते विशाल हरे भेड़िए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। ये विंड स्पिरिट वुल्फ भी ग्रेड 1 जेनेसिस बीस्ट्स थे। वे गति में माहिर थे और उनके पैक स्वभाव के कारण उनसे निपटना बेहद मुश्किल था। यहां तक कि 7 चैनल विशेषज्ञ भी जितना संभव हो सके उनसे बचते थे। उन्हें इस विशेष क्षेत्र के अत्याचारी कहा जा सकता है। हालांकि झो युआन के चेहरे पर ज्यादा डर नहीं था, बल्कि थोड़ी उत्सुकता थी। स्विश। पवन आत्मा भेड़ियों में से एक ने नेतृत्व संभाला और हमला किया। एक हरे रंग की आकृति छाया की तरह आगे बढ़ी। तीखे पंजे हवा में चीरते हुए उन्होंने निर्दयतापूर्वक झो युआन की पीठ पर वार किया। हालांकि इसका आश्चर्यजनक हमला बिल्कुल भी प्रभावी नहीं था। झो युआन की आकृति धुंधली होने के कारण टिमटिमाती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसके तीखे पंजे खाली हवा को चीरते हुए निकल गए। टकराना। झो युआन का जवाबी हमला बिजली की तरह तेज था। 5 उंगलियां मुट्ठी में कसकर बंद हो गईं और उसके चारों ओर जोरदार जेनेसिस क्यूई उमड़ पड़ी। एक मुक्का हमलावर भेड़िए की कमर पर लगा, जिससे हड्डी टूट गई और भेड़िया मर गया। आह! जैसे ही वह मरा, अन्य 4 भेड़ियों की आंखों पर लाल रंग छा गया और वे चीखते हुए आगे बढ़े। मार्शल फॉर्म एड्स बाय पब फ्यूचर। झो युआन ने जोरदार ठहाका लगाया और बचे हुए 4 पवन आत्मा भेड़ियों की ओर बढ़ा। उसने बढ़ते हुए स्वर्गीय युआन ब्रश को पकड़ लिया और उसे एक लंबे भाले की तरह क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे एक भेड़िया उड़ गया। जंगल में एक इंसान ने 4 भेड़ियों के साथ भयंकर वार किए। झो युआन ने भारी धातु के भाले की तरह स्वर्गीय युआन ब्रश को चलाया। विनाशकारी शक्ति ने तबाही मचाते हुए आगे बढ़ते हुए 4 भेड़ियों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव बना दिया। ब्रश की नोक के बर्फ जैसे सफेद बाल तीखेपन के साथ झिलमिला रहे थे, और जब भी वह भेड़िए के शरीर पर पड़ते तो गहरे और खूनी घाव कर देते थे। लड़ाई तीव्रता से शुरू हुई और जल्दी ही खत्म हो गई। कई मिनटों के बाद झो युआन वहीं खड़ा था। उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश था, जो जमीन पर थोड़ा तिरछा खड़ा था। ब्रश की नोक से ताजा खून टपक रहा था, जबकि 5 पवन आत्मा भेड़ियों की लाशें धीरे धीरे उसके चारों ओर ठंडी हो रही थी। झो युआन के मुंह से धीरे धीरे सांस निकली, जबकि उसकी आंखों में एक तीखी धार जैसी चमक उभरी। पहाड़ी जंगल में 2 महीने के प्रशिक्षण ने झो युआन को क्रूरता की एक हल्की आभा दी थी। संस्कृति का स्वरूप।
उसके हाथ में रखा स्वर्गीय युआन ब्रश तेजी से सिकुड़कर फिर से 1 फुट लंबा हो गया, जब जो युआन ने उसे वापस अपने कमरबंद में डाल दिया। उसने अपना सिर उठाया, आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने पेड़ों की दरारों से छनकर आती धूप को देखा, उसने बुदबुदाया, क्लास रैंकिंग परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब लौटने का समय हो गया है। उन्होंने पहाड़ी जंगलों में लगभग 2 महीने तक प्रशिक्षण लिया था और 1 महीने पहले ही उनकी 5वीं मध्याह्न रेखा पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह वापस नहीं लौटा था क्योंकि जेनेसिस बीस्ट से भरे पहाड़ी जंगलों को छोड़ने के बाद उसकी चैनल खोलने की गति कम हो जाती। इसके बजाय उसने जंगल में जेनेसिस बीस्ट का इस्तेमाल खुद को शांत करने के लिए किया। वह जंगल से बाहर निकलने से पहले 5 पवन आत्मा भेड़ियों के सिर से जानवर आत्मा क्रिस्टल को खोदने के लिए नीचे झुका। आधे घंटे बाद वह घाटी में पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या हम वापस लौट रहे हैं? जब याओ याओ ने देखा कि झो युआन वापस आ गया है, तो उसे लगा कि वह वापस जाने के लिए तैयार है। वह आलस से खींची, अपनी कमर की आकर्षक रूपरेखा प्रदर्शित करते हुए। वह पहले कैंग युआन के साथ किसी भी अन्य लोगों से रहित क्षेत्र में रह चुकी थी और इस तरह के जीवन की आदी थी। इस प्रकार उसके 2 महीने काफी आराम से बीते थे। झो युआन मुस्कुराया और सीटी बजाने से पहले सिर हिलाया। कुछ समय बाद पहाड़ी जंगलों से 1 दर्जन आकृतियां उड़कर बाहर आईं। वे शाही रक्षक थे जो उसे छाया से बचा रहे थे। कैप्टन लू को सूचित करें कि वे ग्रेट झो शहर में हमारी वापसी की तैयारी करें। झो युआन ने सिर घुमाने से पहले शाही पहरेदारों को पीछे हटते देखा। उसकी नजर घने जंगलों में घुसकर ग्रेट झो शहर पर पड़ी। गार्डों ने कुछ समय पहले बताया था कि क्यूईयू ने पहले ही अपने 7वें मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक कर दिया है। उस आदमी में कुछ क्षमता है। झो युआन के होंठ कसकर बंद हो गए और उसकी आंखों में ठंडक उभर आई। ग्रेट झो इंस्टीट्यूट में प्रवेश करने के बाद से ही क्यूयू ने लगातार उसके लिए परेशानी खड़ी की थी और हाल ही में जेड स्पिरिट वाटरफॉल में भी उसने ऐसी ही एक चाल चली थी। क्यूयू ने झो युआन को धमकाने के लिए सु युवेई का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि बाद में झो युआन ने ऑरा फ्लेयर तकनीक खो दी थी। इन कार्यों ने पहले ही झो युआन की हत्या करने की इच्छा जगा दी थी। अतीत में कभी कोई मौका नहीं था, लेकिन कक्षा रैंकिंग परीक्षा में क्यूयू, अब समय आ गया है कि हम इन ऋणों को ठीक से माफ कर दें। महान झो शाही महल। जैसे ही झो युआन शाही महल में पहुंचा, झो किंग और किन यू दौड़े चले आए। किन यू ने जैसे ही झो युआन को देखा, वह तेजी से आगे बढ़ी और उसके कंधों को पकड़ते हुए कोमल स्वर में बोली, मेरे बच्चे, तुम जाने के बाद इतने लंबे समय तक वापस नहीं आए, देखो तुम कितने दुबले हो गए हो। वर्तमान झो युआन वास्तव में दुबला हो गया था, लेकिन किन यू के लिए पहाड़ी जंगलों में प्रशिक्षण पूरी तरह से पीड़ादायक था। झो युआन ने मुस्कुराते हुए किन यू को गले लगाया। कुछ सांत्वना देने के बाद उसने याओ याओ को किन यू के साथ जाने दिया और खुद झो किंग के साथ चला गया। तुम्हारी 5वीं मध्याह्न रेखा अनब्लॉक हो गई, झो किंग ने झो युआन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। झो युआन ने सिर हिलाया। लू तेशान ने मुझे बताया है कि क्या हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूईयू इतनी बोल्ड होगी और वास्तव में आपको निशाना बनाएगी। झो किंग के चेहरे पर एक ठंडी नजर तैर गई। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से क्यूई मैनर की हरकतों को बर्दाश्त करने की वजह से अब वे निडर हो गए हैं। हालांकि उसके सामने कुछ कठिनाइयां भी थीं। आखिरकार, अगर वह क्यूई मैनर से पूरी तरह से अलग हो जाता है, तो ग्रेट झो साम्राज्य को निश्चित रूप से एक ऐसे युद्ध का स्वागत करना होगा जो उन्हें अंदर तक चोट पहुंचाएगा। ये ग्रेट झो के लिए बेहद हानिकारक होगा। इसलिए उसने झो युआन पर हमले के लिए खुद को ही दोषी माना। अगर वह इतना बेकार पिता न होता, तो झो युआन इस तरह के खतरे में नहीं पड़ता। झो युआन जानता था कि उसके पिता किस तरह चुपचाप सह रहे थे। मुस्कुराते हुए उसने अपने कपड़ों से ऑरा फ्लेयर तकनीक जेड स्क्रॉल निकाला और कहा, इस पर ज्यादा मत बोलो पिताजी, इस बार नुकसान मुझे नहीं हुआ। ऑरा फ्लेयर तकनीक, ये वाकई तुम्हारे हाथों में आ गई है। झो किंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही जोर से हंसने लगा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि क्यूई मैनर ने इस तकनीक की तलाश में पूरी जगह को कैसे उलट पुलट कर दिया था। पहले उन्हें थोड़ा ब्याज चुकाने दो। जहां तक क्यूई की बात है, पिताजी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब से 3 दिन बाद होने वाली कक्षा की रैंकिंग परीक्षा में हमारे बीच के ऋणों को ठीक से सुलझा लूंगा। हालांकि झो युआन की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास देखकर झो किंग को संतुष्टि महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। गहरे पहाड़ी जंगलों में 2 महीने के प्रशिक्षण ने झो युआन के ब्लेड को थोड़ा सा खोल दिया था।
झो किंग ने धीरे से कहा, आगामी कक्षा रैंकिंग परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि ए क्लास को बी क्लास ने फिर से हरा दिया तो हेडमास्टर का पद क्यूई मैनर के हाथों में आ सकता है। उनकी सारी सालों की साजिश आज के दिन तक पहुंच गई है। झो युआन ने सिर हिलाया। उसे स्पष्ट रूप से आगामी कक्षा रैंकिंग परीक्षा का महत्व समझ में आ गया था। ये दो वर्गों के बीच एक प्रतियोगिता लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसका असर ग्रेट झो शाही कबीले और क्यूई मनो दोनों पर पड़ेगा। अतीत का वह अपने मेरिडियन चैनल खोजने में असमर्थ था और स्वाभाविक रूप से इस मामले में वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि उसने अब 5 चैनल खोल दिए थे, इसलिए अगर वे ग्रेट झो इंस्टीट्यूट पर कब्जा करना चाहते हैं तो क्यूई मैनर को पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। झो युआन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसके सभी महीनों के कठोर प्रशिक्षण इसी दिन के लिए थे। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 46 कक्षा रैंकिंग परीक्षा की शुरुआत। ड्रैगन प्रिंस युआन कक्षा रैंकिंग परीक्षा की शुरुआत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जब तीसरा दिन आया तो ग्रेट झो शहर में हल्की अंतर्धाराएं हलचल करने लगी, क्योंकि कई गुटों ने एक स्वर में ग्रेट झो संस्थान की ओर अपनी निगाहें घुमा ली। उन्हें पता था कि आज कक्षा रैंकिंग परीक्षा थी। बेशक एकमात्र वर्ग रैंकिंग परीक्षा इतने सारे गुटों का ध्यान आकर्षित करने में स्वाभाविक रूप से असमर्थ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वर्ग रैंकिंग परीक्षा शाही कबीले और क्यूई मनो के बीच संघर्ष से संबंधित थी। हर कोई जानता था कि क्यूई मनो कई सालों से संस्थान पर नजर रखे हुए था और इसमें घुसपैठ करने के लिए हर तरह के तरीके अपना रहा था। अब उनके लिए अपनी फसल काटने का समय आ गया था। जब तक बी क्लास इस साल कक्षा रैंकिंग परीक्षा में नंबर 1 स्थान हासिल करने में सक्षम थी, क्यूई मनो के प्रतिनिधि जू होन संभवतः चू तियानयांग की जगह लेंगे और संस्थान के नए प्रधानाध्यापक बनेंगे। यदि ऐसा हुआ तो ग्रेट झो संस्थान गुप्त रूप से ग्रेट क्यूई संस्थान बन जाएगा। यह शाही वंश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसका मतलब यह भी था कि क्यूई मनो धीरे धीरे दोनों दलों के बीच संघर्ष में ऊपरी हाथ हासिल कर रहा था, एक तथ्य जो निस्संदेह क्यूई मनो के पक्ष में अन्य गुटों के रुख को प्रभावित करेगा, जिससे शाही वंश का पतन होगा। इस प्रकार इस वर्ग रैंकिंग परीक्षा के परिणाम को शाही वंश की स्थिति को हिला देने वाला कहा जा सकता है और इसका महत्व स्वयं स्पष्ट था। ग्रेट झो संस्थान एक वर्ग आंगन। जब झो युआन ने एक बार फिर इस श्रेणी के प्रांगण में कदम रखा तो उसने तुरंत महसूस किया कि अंदर बैठे कई छात्र उसकी ओर देखने लगे तथा उसके बाद हुई व्यवस्थित तालियों की गड़गड़ाहट से स्तब्ध हो गए। झो युआन ने हैरानी से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? सु युवे, सोन क्यूशुई और यांग जाई मुस्कुराते हुए हमारे पास आए। क्या हम आपको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं? अगर आपने बी क्लास से जेड स्पिरिट वाटरफॉल ट्रेनिंग के अतिरिक्त 2 घंटे नहीं जीते होते तो हमारी ए क्लास को इस क्लास रैंकिंग परीक्षा में कोई उम्मीद नहीं होती। झो ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लगता है कि पिछले 2 महीनों में तुम लोग काफी मजबूत हो गए हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सु युवेई का छोटा सा मुंह सिकुड़ गया और वह हल्की हंसी के साथ बोली, हम तीनों ने पहले ही अपना 6वां मेरिडियन चैनल खोल दिया है। यांग जाई ने भी हंसते हुए कहा, यह सब अतिरिक्त जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रशिक्षण समय के कारण है। अन्यथा हमें अपने 6ठे चैनल को अनब्लॉक करने के लिए संभवतः 1 और महीने की आवश्यकता होगी। झो युआन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। ऐसा लग रहा था कि जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रशिक्षण के 2 अतिरिक्त घंटों ने उनके लिए बहुत बड़ी सेवा की थी। झो युआन ने दिलचस्पी से पूछा, बी क्लास के बारे में क्या? जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रशिक्षण का केवल 1 घंटा बचा है, उन्हें ज्यादा प्रगति नहीं करनी चाहिए थी, है ना? सोन क्यूशुई ने जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा। बी क्लास का मनोबल हाल ही में काफी कम हो गया है और वे क्यूयू के प्रति कुछ नाराजगी रखते हैं। आखिरकार उनके बी क्लास के मूल रूप से 4 घंटे लंबे जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रशिक्षण समय का 3/4 हिस्सा क्यूयू द्वारा खो दिया गया था। इतनी बड़ी गिरावट को कौन बर्दाश्त कर सकता है? भले ही वे क्यूयू की स्थिति के कारण कुछ कहने की हिम्मत न करें, लेकिन कुछ नाराजगी से बचा नहीं जा सकता था। आप सभी यह मानने में गलती करेंगे कि बी श्रेणी की ताकत सिर्फ इसलिए कम हो गई है क्योंकि उन्होंने वे 3 घंटे खो दिए। जब वे बात कर रहे थे तो अचानक एक आवाज सुनाई दी। झो युआन ने देखा कि गंभीर चेहरे वाला चू तियानयांग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके चला आ रहा था। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। क्लास मास्टर। चू तियानयांग ने अपना हाथ हिलाया और झो युआन की ओर देखते हुए धीरे से कहा,
जहां तक मुझे पता है, क्यूईयू ने पिछले 2 महीनों में कई भी छात्रों को गुप्त रूप से क्यूई मनों में लाया है। ओह! जो युआन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने ये सुना। वह क्यूई मैनर के संसाधनों के साथ उन्हें तैयार करने के लिए सब कुछ करने की योजना बना रहा है। चू त्यानयान का चेहरा बदसूरत था और उसने सिर हिलाया। क्यूयू की हरकतें घिनौनी थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था। आखिरकार, बाहरी लोगों को इस बात पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे कैसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्यू मैनर के पास प्रचुर संसाधन थे और उनके लिए कुछ और लोगों को तैयार करना बहुत आसान काम था। हालांकि, इससे बी क्लास के अन्य छात्र भी नाखुश और अनुचित व्यवहार महसूस करते थे। इस प्रकार, हाल ही में बी क्लास से क्यूयू के बारे में बहुत सारी शिकायतें आई थीं, जो शिकायतें जूहोन द्वारा जबरन दबा दी गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चू त्यानयांग ने सख्त आवाज में कहा, इसलिए सिर्फ इसलिए संतुष्ट मत हो जाओ कि तुमने अपनी छठी मध्याह्न रेखा को अनब्लॉक कर दिया है, क्योंकि क्यूई पहले ही 7 चैनलों तक पहुंच चुकी है। ए क्लास के कई छात्र चुप हो गए क्योंकि उनकी आंखों में चिंता उभर आई थी। क्यूयू ने ए क्लास पर जो दबाव डाला वह वाकई बहुत ज्यादा था। हालांकि झो युआन ने जेड स्पिरिट वाटरफॉल में क्यूयू को एक बार हराया था, लेकिन आखिरकार यह एक बहुत ही सीमित किस्म की प्रतियोगिता थी और आने वाली क्लास रैंकिंग परीक्षा की तरह कुछ भी नहीं थी जहां किसी को अपनी ताकत पर भरोसा करने की जरूरत थी। भीड़ चिंतित थी, कई लोगों की निगाहें झो युआन की ओर मुड़ गईं। आखिरकार, वह एकमात्र व्यक्ति था जो पिछले साल क्यूयू को हरा पाया था। इसलिए, स्वाभाविक रूप से लोगों को उससे कुछ उम्मीदें थीं। झो युआन ने चू तियानयान को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, आराम करो मास्टर, मैं क्यूईयू से निपट लूंगा। चू त्यानयांग ने सिर हिलाया। हालांकि, उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी चिंता थी। आखिरकार, कक्षा रैंकिंग परीक्षा जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रतियोगिता जैसी कुछ नहीं थी। हालांकि, वह ये भी समझता था कि वह ऐसे समय में एक क्लास के मनोबल को प्रभावित नहीं होने दे सकता था। इसलिए, उसने हाथ हिलाया और कहा, अगर सभी तैयार हैं, तो मेरे साथ क्लास रैंकिंग परीक्षा स्थल पर आएं। जैसे ही उसके शब्द धीमे हुए, वह मुड़ा और झो युआन, सु युवेई और ए श्रेणी के बाकी छात्र वहां आ गए। कक्षा रैंकिंग परीक्षा स्थल ग्रेट झो इंस्टीट्यूट का उत्तरी जिला था। जगह जगह एक बहुत बड़ा मैदान फैला हुआ था। मैदान पर अलग अलग ऊंचाई के 5 ऊंचे मंच बने हुए थे, जिन्हें कक्षा रैंकिंग परीक्षा मंच के रूप में भी जाना जाता था। इस समय मैदान के आसपास पहले से ही लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लगभग सभी छात्र छात्राएं यहां जमा हो गए थे और शहर से भी काफी लोग इसे देखने आए थे। पूरे मैदान में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। झो युआन और एक क्लास के बाकी छात्र मैदान में पहुंचे। उनकी निगाहें 5 ऊंचे मंचों की ओर मुड़ी और आखिरकार सबसे ऊंचे मंच पर जाकर रुकी, जो क्लास के लीडर का प्रतिनिधित्व करता था। हर साल कक्षा में प्रथम आने वाला विद्यार्थी अपनी कक्षा का झंडा उस पर रखता था। इस समय क्लास लीडर के मंच पर एक ऊंचा झंडा लहरा रहा था। इस झंडे पर मोटे अक्षरों में बी लिखा हुआ था। हमारे ए क्लास ने 2 साल के लिए क्लास लीडर का मंच खो दिया है। चू त्यानयांग ने बगल से धीरे से आह भरी। ये हर एक क्लास के सदस्य का साझा दर्द था। जो गौरव मूल रूप से उनका था, उस पर 2 साल तक बी क्लास का एकाधिकार रहा, जिससे क्लास के लीडर के रूप में उनका खिताब सिर्फ एक खोखला नाम रह गया। झो युआन ने अपने होठों को भींच लिया और उसकी आंखों में एक सख्त भाव उभर आया। अगर बी क्लास को इस साल भी लीडर क्लास के मंच पर हावी होना है, तो उन्हें पहले उसकी मुट्ठियों से पूछना होगा। जैसे जैसे सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ा, कक्षा रैंकिंग परीक्षा मैदान के चारों ओर भीड़ बढ़ती गई। महाराज आ गए हैं। अचानक पूरे इलाके में एक जोरदार चीख गूंज उठी। कोई भी बस देख सकता था कि झो किंग, किन यू और याओ याओ केंद्रीय देखने के मंच पर दिखाई दिए और खुद को सबसे ऊंची सीटों पर बैठा लिया। ये कक्षा रैंकिंग परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण थी कि झो किंग भी व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लेने से खुद को रोक नहीं सका। राजा क्यों आ गया है? झो किंग के आने के कुछ ही देर बाद एक और जोरदार आवाज सुनाई दी। कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने दूसरी दिशा से लोगों का एक जुलूस भागता हुआ आ रहा है। झो युआन की नजर जुलूस के सामने टिकी हुई थी, जहां एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आधिकारिक पोशाक पहने खड़ा था। उसके कदम बाघ की तरह राजसी थे, उसका चेहरा ठंडा और सख्त था, जबकि उसकी आंखें चमक रही थीं। एक अदृश्य दबाव फैल गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस आदमी को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राजा क्यू युआन। झो युआन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस आदमी को देखा। यह व्यक्ति महान झो का सबसे बड़ा ट्यूमर था और महान वू ने गुप्त सुई यहीं पर लगाई थी।
राजा क्यू के पास अल्फा ओरिजिन चरण की ताकत थी और वह ग्रेट झोउ में शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था। चू त्यानयांग ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आज की कक्षा रैंकिंग परीक्षा भी राजा क्यूई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंच पर क्यू युआन ने झोउ किंग की ओर अपनी मुठ्ठियां बांध ली, लेकिन उसे किसी विषय का अभिवादन नहीं किया। झोउ किंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, उसने सिर हिलाया। शाही परिवार और क्यूई मैनर के बीच दुश्मनी का स्तर दिन के समान स्पष्ट था। डोंग डोंग। झोउ किंग और क्यू युआन के प्रकट होने के बाद हवा में उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया, क्योंकि पूरे क्षेत्र में घंटियों की आवाज गूंज उठी। कक्षा रैंकिंग परीक्षा शुरू होती है। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 47 अजीब। ड्रैगन प्रिंस युआन अजीब। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही पूरे क्षेत्र में घंट की ध्वनि गूंजी, मैदान के आसपास का उत्साह तुरंत बढ़ गया। चू त्यानयान की आकृति मैदान के केंद्र में दिखाई दी। जेनेसिस क्यू उसके चारों ओर घूम रही थी और उसकी शक्तिशाली आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी। क्लास रैंकिंग परीक्षा के नियम हमेशा की तरह ही हैं। हर क्लास 4 प्रतिभागियों को भेजेगी जो एक दूसरे को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। एक क्लास के सभी 4 सदस्यों को हराने से आपकी क्लास को उनकी वर्तमान स्थिति को बदलने की अनुमति मिलेगी। संबंधित कक्षाओं के प्रतिभागी कृपया अपने अपने मंच पर आ जाएं। चू त्यानयान की तेज आवाज धीमी होते ही हर कक्षा से आकृतियां बाहर निकल आईं। आसमान में गूंजती जय जयकार के बीच आकृतियां मंच पर उतरी, जिससे हर कोई उन्हें देख सका। ए वर्ग के प्रतिभागियों का चयन बहुत पहले ही कर लिया गया था। जो युआन, सु युवे, यांग जाए और सोन ख्युशुई। आप लोग ये कर सकते हैं। ए श्रेणी के असंख्य छात्रों ने जोर से जयकारा लगाया। जो युआन और बाकी तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया, इससे पहले कि उनकी आकृतियां दूसरे सबसे ऊंचे मंच पर उड़ गईं। सबसे ऊंचा मंच क्यूयू और बाकी 3 बी श्रेणी के प्रतिभागियों का था। क्यूईयू अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था, जबकि लियूशी उसके बगल में खड़ा था। इस समय वे ऊपर से झोउ युआन और निचले मंच पर मौजूद बाकी लोगों को देख रहे थे। क्यूयू की आंखों से बर्फीली हवा बह निकली। उसने झोउ युआन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, इस साल क्लास लीडर का ये चरण अभी भी मेरे बी क्लास के साथ समाप्त होगा। मैं आप सभी को सलाह देता हूं कि इस पर कोई योजना न बनाएं। झोउ युआन ये सुनकर मुस्कुराया और जवाब दिया, जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रशिक्षण समय के आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि अमीर क्यूई मैनर को बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जेब से दूसरों को तैयार करने का खर्च भी उठा सकते हैं। क्यूयू का चेहरा थोड़ा सा तमतमा उठा। जेड स्पिरिट वाटरफॉल में झोउ युआन से हारने के कारण बी क्लास में उसकी प्रतिष्ठा बेहद खराब हो गई थी। इसके अलावा उसने जो अच्छी इच्छाशक्ति कड़ी मेहनत से विकसित की थी, वह अब खत्म हो चुकी थी। लियू शी ने व्यंग्य करते हुए कहा, हान्फ, इसमें खुश होने की क्या बात है। कक्षा रैंकिंग परीक्षा के बाद आप लोग एक क्लास का अपना खिताब खो देंगे। जब वह समय आएगा तब भी ये सभी चीजें हमारी होंगी। सु युवे ने स्पष्ट जवाब दिया, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। लियू शी ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को मुझसे बात करने का अधिकार है? सु युवे की आंखें थोड़ी झुक गईं। इस मंच पर हैसियत का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे शब्द सिर्फ मजाक बनकर रह जाएंगे। लियू शी की पलकें फड़कने लगी और वह दांत पीसते हुए बोली, तेज तर्रार आम लड़की, अगर तुम बाद में मेरे हाथों में पड़ गई तो ये देखने के लिए तैयार रहना कि मैं तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। मैं भी हमारे बीच पहले जो कुछ हुआ था उसे ठीक से निपटाने की योजना बना रही हूं। सु युवे की आंखों में भी ठंडी रोशनी उभर आई। मुझे डर है कि आप में वह क्षमता नहीं है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच चिंगारी उड़ रही थी। झोउ युआन का समूह मंच के ऊपर चटाई पर बैठ गया और उसने क्यूयू के समूह को संकुचित आंखों से देखा। लियू शी के पीछे 2 लंबे और सुगठित युवक थे, जिनके शरीर पर जेनेसिस क्यू की हल्की लहरें थीं। झोउ युआन के पास सु युवे ने धीरे से कहा, वे दोनों काओ लिंग और फैन वू हैं, जो बी श्रेणी के कुलीन हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो उन दोनों को पहले ही अपने 6 मध्याह्न चैनल को अनब्लॉक कर देना चाहिए था। झोउ युआन ने दोनों की तरफ देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। उसे उन दोनों की तरफ से एक हल्की लेकिन अजीब सी आभा महसूस हुई।
डोंग डोंग। जैसे जैसे विभिन्न कक्षाओं के प्रतिभागी मंच पर चढ़ते गए, घंटे की ध्वनि लगातार बढ़ती गई, तथा अंतिम डोंग की ध्वनि जो जल्दी से खींची गई कक्षा रैंकिंग परीक्षा के आरंभ का सूचक थी। डी क्लास प्लीटोंग ने सी क्लास वू जियान को चुनौती दी। ई क्लास की चाय यांझी ने डी क्लास की सुन किंग को चुनौती दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंतिम घंटी बजने के तुरंत बाद जयघोष की एक श्रृंखला शुरू हुई। आकृतियां एक एक करके तेजी से उड़कर खाली पत्थर के मंच पर आ गिरी। मैं पानी की जांच करने जाऊंगा। ए क्लास की तरफ यांग जाई सबसे पहले खड़ा हुआ। उसकी नजर बी क्लास की तरफ के काओलिंग पर टिकी रही और उसने चिल्लाते हुए कहा, ए क्लास। यांग जाई ने बी क्लास काओलिंग को चुनौती दी। काओलिंग नामक युवक भावशून्य था जब वह कक्षा नेता के मंच पर खड़ा हुआ और पत्थर के मंच पर छलांग लगा दी। यांग जाई भी पत्थर के मंच पर उड़कर आया और काओलिंग की ओर अपनी मुठ्ठियां बांध ली। एक रेफरी मंच पर उतरा और दोनों की तरफ देखा और फिर हाथ हिलाया। शुरू करो। टकराना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दो आकृतियां तुरंत आगे बढ़ी और दो धीमी आवाजें गूंजी। 6 चैनल खुले हैं। दोनों के पास 6 चैनलों की ताकत थी और वे कुछ भी रोकने का इरादा नहीं रखते थे। शुरू से ही 6 चैनल खोले गए, उनकी पूरी ताकत बाहर निकली। जेनेसिस क्यूई की किस्में दोनों के शरीर पर घूम गईं, तथा घूंसे और लातें चलने लगी, जिससे हवा भी उड़ गई, और कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। प्रहार प्रहार। दोनों आकृतियां अनगिनत निगाहों के सामने भिड़ गईं, मुठ्ठियां इधर उधर लहराने लगी। किसी ने भी दया नहीं दिखाए और हर हमला चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया, जिससे लड़ाई असाधारण रूप से खतरनाक लग रही थी। सु युवेई ने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीमी आवाज में कहा, वे काफी बराबर हैं। झो युआन ने स्वीकृति में हल्का सा सिर हिलाया। दोनों व्यक्तियों में 6 चैनलों की ताकत थी, जिससे किसी को भी दूसरे पर कोई फायदा नहीं मिला। जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि किसके पास जेनेसिस तकनीक ज्यादा मजबूत है और युद्ध की बेहतर समझ है। उसकी नजर क्यूई की ओर गई, और उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, क्योंकि वह दोनों के बीच मारपीट देख रहा था। झो युआन ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गड़गड़ाहट। मंच पर यांग जाए और काओलिंग की लड़ाई लगातार तीव्र होती जा रही थी। हालांकि किसी ने काओलिंग की आंखों में लाली की हल्की सी झलक और उसके शरीर से निकलने वाली जेनेसिस क्यूई में अतिरिक्त उन्माद और भारीपन की भावना को नहीं देखा था। ये बदलाव यांग जाई ने सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस किए। उन्हें अचानक बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ और बाद की झड़पों में उनके दबे होने के संकेत भी मिले। ऐसा क्यों हो रहा है? यांग जाई असमंजस में पड़ गया। भाड़ में जाओ। यांग जाई की हरकत में थोड़ी सी चूक के बाद काओलिंग की आंखों में लाल रोशनी उभरी और दहाड़ उठी। वह पिंजरे से छूटे हुए बाघ की तरह झपटा और कमजोर यांग जाई को मुक्का मारकर उड़ा दिया, जिससे उसके मुंह से ताजा खून की उल्टी हुई। हंगामा। मैदान में तुरंत ही हंगामा मच गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शुरू में बराबरी की लड़ाई अचानक यांग जाई की हार के साथ खत्म हो जाएगी। झो युआन की भौहें आपस में कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उस संक्षिप्त क्षण में उसने काओलिंग के शरीर में जेनेसिस क्यूई को अजीब तरह से महसूस किया था, जो अचानक अधिक उन्मत्त और हिंसक हो गया था। कक्षा नेता के मंच पर क्यूयू ने ये दृश्य देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि उसकी नजर झो युआन की ओर मुड़ती, उसकी आंखों में एक गहरी और ठंडी नजर तैरती थी। ये क्लास रैंकिंग परीक्षा क्यूई मैनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इसलिए उसने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि झो युआन को कोई मौका ना मिले। मैं अब आगे जाऊंगा। सोंग क्यूशुई गंभीर भाव से खड़ा हो गया। सावधान रहो। झो युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। सोंग क्यूशुई को उठते देख क्यू ने फैन वू की ओर देखा और भावहीन स्वर में कहा, तुम जाओ। फैन वू उठकर मंच पर चढ़ गया, जबकि सोंग क्यूशुई भी तेजी से उसके पीछे चला गया। दोनों पक्षों ने शब्दों पर कोई समय बर्बाद नहीं किया। रेफरी द्वारा शुरुआत का संकेत दिए जाने के क्षण से ही 6 चैनल खुल गए। जेनेसिस क्यूई उनके शरीर में प्रवाहित हो गई, जबकि उनके अंगों में बढ़ती हुई शक्ति भर गई। दो आकृतियां अपने पैरों के नीचे के पत्थर को तोड़ती हुई आगे बढ़ी। झो युआन की नजरें मंच पर एक दूसरे पर वार करने वाले दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। पहले की तरह उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था और मुकाबला स्वाभाविक रूप से बराबरी का था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, झो युआन की पुतलियां अचानक सख्त हो गईं जब उसने एक बार फिर फैन वू के शरीर में जेनेसिस क्यूई को महसूस किया और उन्मत्त होने के हल्के संकेत दिखाए। धमाका धमाका।
फैन वू के हमले और अधिक भयंकर हो गए। प्रत्येक घूसा हिंसक जेनेसिस क्यूई से भरा हुआ था जो हवा को तोड़ देता था, जिससे विस्फोट की आवाजें निकलती थी। क्यूयू ने उदासीनता से देखते हुए कहा, यह खत्म हो गया है। हाँ। फैन वू की एक जोरदार चीख ने धरती को हिला दिया, जब जेनेसिस क्यूई से युक्त एक घूसा तूफान लेकर आया और सोन क्यूशुई की ओर एक ऐसे वेग से उड़ा जो पहाड़ों और समुद्र को उलट सकता था। धप। हालांकि सोन क्यूशुई ने बचाव के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हमला बहुत शक्तिशाली था, जिसके कारण वह एक धीमी आवाज के साथ मंच से नीचे गिर गई। पूरे मैदान में एक बार फिर हंगामा मच गया। एक क्लास को लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा था। ऊंचे मंच पर झो किन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। इसके विपरीत क्यू युआन के होठों पर एक अजीब और रहस्यमय मुस्कान लटकी हुई थी। झो युआन ने फैन वू को ध्यान से देखा। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि उन्होंने क्या चाल चली। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 48 नेक्स। ड्रैगन प्रिंस युआन नेक्स। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारा क्या मतलब है? सु युवेई झो युआन के शब्दों से दंग रह गई। झो युआन की आंखें थोड़ी ठंडी थी जब उसने काओलिंग और फैन वेई की ओर देखा और सपाट आवाज में कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो उन्होंने रक्त उबलते रून का उपयोग किया है। खून उबलता रून। झो युआन ने धीरे से समझाया, यह एक ग्रेड 1 जेनेसिस रून है जो जेनेसिस बीस्ट सार रक्त को एक लंगर के रूप में उपयोग करता है। जब शरीर पर खींचा जाता है तो ये शरीर में सार रक्त को जला सकता है, जिससे व्यक्ति की जेनेसिस क्यूई उन्मत्त और हिंसक हो सकती है। हालांकि यह उपयोगकर्ता के लिए बहुत हानिकारक है और सार रक्त की हानि का कारण बनेगा। गंभीर मामलों में ये व्यक्ति के मेरिडियन चैनलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे भविष्य में व्यक्ति की साधना को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। ब्लड बॉयलिंग रून कुछ हद तक 9-20 चैनल ओपनिंग रून जैसा ही था। हालांकि पहले वाला उतना परिष्कृत नहीं था। सु युवेई के सुंदर चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ऐसे जेनेसिस रून्स वर्जित हैं। वे हिम्मत नहीं करेंगे। झो युआन की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने इसे अच्छी तरह से छिपा दिया है, जिससे इसे खोजना बेहद मुश्किल हो गया है। यह संभव है कि उनके शरीर पर कोई रून न पाया जाए। नहीं मिल पाए। फिर उन्हें कैसे खींचा गया? सु युवेई हैरान थी। वह स्पष्ट रूप से झो युआन की तरह जेनेसिस रून्स में कुशल नहीं थी। झो युआन ने धीरे से समझाया, संभवतः वे कक्षा की रैंकिंग परीक्षा से पहले हर दिन अपने शरीर पर रक्त उबालने वाले रून को अंकित करते थे, जिससे रून की कुछ शक्ति शरीर में बनी रहती थी। इसलिए जैसे जैसे लड़ाई तेज होती जाएगी, उनके शरीर के भीतर का रक्त धीरे धीरे उबलने लगेगा। इस तरह कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा। हालांकि इससे उपयोगकर्ता के शरीर को और भी अधिक नुकसान होगा। मुझे डर है कि काओलिंग और फैन वू भविष्य में अपंग हो जाएंगे। सु युवेई अपने जबड़े को भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। कितना क्रूर। झो युआन की आंखों में ठंडक चमक उठी जब उसने कहा, लगता है कि क्यूई मैनर बहुत विवेकशील है। ये सोचना कि वे इस तरह की रणनीति का सहारा लेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्यूईयू के नेतृत्व में भी कोई अप्रत्याशित घटना न घटे। ऐसा लगता है कि वे ग्रेट झो इंस्टीट्यूट को प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ हैं। वे शायद फैन वू और काओलिंग का इस्तेमाल करके तुम्हें थका देने की योजना बना रहे हैं। सु युवेई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें एक सख्त नजर उभरी और उसका हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि झो युआन के लिए ये कक्षा रैंकिंग परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी और वह उसकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने का इरादा रखती थी। उसके लिए वह उसके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देगी। कम से कम उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि जब वह क्यूयू का सामना करे तो झो युआन अपनी चरम स्थिति में हो और किसी को भी उसे थका देने की अनुमति न दे। झो युआन ने स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन यह इस समय था कि कागज की एक गेंद अचानक फेंक दी गई, जो उसके बगल में आ गिरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। आपकी जीत का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, अब अपना भाग्य आजमाएं। YOLO247.co। झो युआन हैरान रह गया। उसने कागज की गेंद उठाए और उसे धीरे से खोला, तो उस पर 3 खूबसूरत शब्द लिखे हुए थे, क्लियर हॉट रूल। ये शब्द, बड़ी बहन याओ याओ। झो युआन स्तब्ध रह गया।
इसके बाद उसने अपना सिर उठाया और दूर के मंच की ओर देखा, जहां याओ याओ टुनटुन को पकड़े हुए थी, जबकि वह आलस से मैदान को देख रही थी। मानो उसकी निगाह को भांपते हुए याओ याओ ने अपना सिर झुकाया और उसे एक छोटी सी मुस्कान दी। ये स्पष्ट था कि उसने भी समस्या का पता लगा लिया था। जेनेसिस रून्स पर उसकी महारत झो युआन से भी अधिक थी, इसलिए उसने बहुत जल्दी इसका समाधान निकाल लिया था। तो इस तरह याओ याओ के इस संकेत से झो युआन को तुरंत समझ आ गया। वह मुस्कुराया और सु युवेई की ओर मुड़ा और कहा, रक्त उबलते रून से निपटना असंभव नहीं है। मुझे अपना हाथ दो। सु युवेई थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी उसने निर्देशानुसार हाथ बढ़ाया। उसका हाथ नर्म, कोमल, गोरा और पतला था, जबकि उसके नाखून छोटे छोटे सीपों जैसे साफ और प्यारे थे। बिना ज्यादा सोचे समझे झो युआन ने भी आगे बढ़कर सु युवेई का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। उसकी हरकतें देखकर सु युवेई थोड़ी घबरा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, झो युआन ने उसकी कमर से स्वर्गीय युआन ब्रश निकाला और गंभीर भाव के साथ उसकी हथेली पर तेजी से चित्र बनाना शुरू कर दिया। वह बहुत जल्दी ही अपना काम पूरा कर चुका था और उसने सु युवेई का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, यह एक क्लियर हॉट रून है। हालांकि यह केवल एक प्राथमिक स्तर का रून है, लेकिन यह इस स्थिति में बहुत उपयोगी होगा। क्लियर माइंड रून। सु युवेई कुछ हद तक हैरान थी। वह स्वाभाविक रूप से इस प्राथमिक रून के बारे में जानती थी, लेकिन यह नहीं समझती थी कि यह रक्त उबालने वाले रून के खिलाफ कैसे उपयोगी होगा। झो युआन ने मुस्कुराते हुए रहस्यमय तरीके से कहा, जब वे बाद में रक्त उबलते रून को सक्रिय करते हैं, तो इस हाथ का उपयोग उनके सिर के ऊपर हमला करने के लिए करें। हालांकि वह अभी भी कुछ हद तक हैरान थी, सु युवेई ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसकी साफ पानी जैसी आंखें बाद में झो युआन की ओर देखती हैं और लाल चेहरे के साथ कहती हैं, क्या तुम अभी भी जाने नहीं दोगे? तभी झो युआन को एहसास हुआ कि वह अभी भी एक छोटा, मुलायम हाथ पकड़े हुए था और उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। इसके तुरंत बाद उसने बिना किसी बदलाव के कहा, मैं महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बात कर रहा था और मेरा फायदा उठाने का इरादा नहीं था। सु युवेई ने धीरे से कहा, वैसे भी तुम इसके आदी हो चुके हो। झो युआन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही वह समझाने की कोशिश करने वाला था, उसने यांग जाए और सोन क्यूशुई को शर्म के साथ चलते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हो। अनन्य मुफ्त स्पिन अनलॉक करें, अभी शामिल हो। योलो 247.co। माफ करें, हम हार गए। दोनों ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। झो युआन ने उनके लिए जेड स्पिरिट वाटरफॉल प्रशिक्षण के 2 घंटे जीते थे, लेकिन वे अभी भी कक्षा रैंकिंग परीक्षा में हार गए थे, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने उसे निराश किया है। झो युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह मुस्कुराया और बोला, इस पर ध्यान मत दीजिए, कमी आपके कौशल में नहीं थी, बल्कि हमारे विरोधियों की रणनीति में थी जो बहुत ही कुटिल थी। उसने अपना सिर उठाया और क्लास लीडर के मंच की ओर देखा, तभी क्यूईयू ने सती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसके होठों के घुमाव से ऐसा लग रहा था जैसे जीत पहले से ही सुनिश्चित थी। पहले से ही बहुत खुश हूं। झो युआन ने अपनी नजरें हटा ली और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। इस समय मैदान से अनगिनत निगाहें ए क्लास की ओर देख रही थीं। जाहिर है, ए क्लास की लगातार 2 हार ने कई लोगों को यह विश्वास दिला दिया था कि वे एक बार फिर बी क्लास से हार जाएंगे। कई गुट आपस में बुदबुदा रहे थे, लगता है ग्रेट झो इंस्टीट्यूट सचमुच क्यूई मैनर के हाथों में जाने वाला है। सु युवेई इन निगाहों के ध्यान में आकर खड़ी हो गई। उसने आज काले रंग की ट्रेनिंग पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें काली शर्ट और काली पैंट शामिल थी। कपड़े उसके पतले फिगर और उसके भरपूर स्तनों के उतार चढ़ाव को रेखांकित कर रहे थे, जबकि उसकी कमर के चारों ओर कमरबंद उसकी अनुचित रूप से छोटी कमर को और भी उभार रहा था। उसकी पीठ पर लटकी हुई एक पोनीटेल एक युवा खिंचाव पैदा कर रही थी। मैं जा रहा हूं। सु युवेई ने झो युआन को देखकर मुस्कुराया। जाओ, ऐसा ही करो। झो युआन ने सिर हिलाकर और मुस्कुराकर जवाब दिया। सु युवेई ने झो युआन की ओर देखा। जैसे ही सूरज की किरणें उस पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया का ध्यान उस पर था। उसने उसे हल्की सी मुस्कान दी जो उज्ज्वल और आकर्षक दोनों थी और ऐसी आवाज में जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। उसने कहा, महाराज, जब आपने मेरे लिए दरवाजे खोले थे, तो मैंने खुद से कहा था कि मैं बहुत मजबूत बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि कोई भी बाधा आपको छू न पाए। जब उसका अंतिम शब्द फीका पड़ गया, तो वह छोटी लड़की पहले ही फुर्ती से जमीन से हल्का धक्का देकर आगे बढ़ चुकी थी।
वह ऊंचे मंच पर उतरी, तभी एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ए क्लास की सू युवेई ने बी क्लास के काओलिंग को चुनौती दी। इस स्पष्ट और मधुर आवाज ने अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उन्होंने मंच पर बहादुर और सुंदर लड़की को देखा, तो वे अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठे। लियू शी की आंखों में ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी जब उसने देखा कि सू युवेई अधिकाधिक ध्यान आकर्षित कर रही है। काओलिंग, जाओ उसे सबक सिखाओ। काओलिंग बिना आवाज किए खड़ा हुआ और मंच पर चढ़ गया। शुरू करना। जैसे ही रेफरी ने मैच शुरू होने का संकेत दिया, काओलिंग के शरीर के चारों ओर जेनेसिस क्यूई तुरंत फूट पड़ी। जेनेसिस क्यूई के उसके अंगों में घुसने से 6 मेरिडियन चैनल तुरंत खुल गए। उसका शरीर चीते की तरह उछल पड़ा और घातक मुट्ठियां हवा में उड़ने लगी, जो अनगिनत घूंसों में बदल गईं, जो सू युवेई को घेरने लगी। काओ लिंग के हमलों की झड़ी के जवाब में सू युवेई ने धुएं के एक झोंके की तरह शालीनता से अपना स्थान बदल लिया। हर बार जब कोई हमला होने वाला होता, तो वह चतुराई से बचने के लिए आने वाली ताकत को उधार ले लेती, जिससे काओ लिंग के हमले विफल हो जाते। इस प्रकार काओलिंग ने पत्थर के मंच पर उन्मत्ततापूर्वक हमला किया, जबकि सू युवेई ने सहजता से ऐसे तरीके से चकमा दिया, जिसमें न तो जल्दबाजी थी और न ही धीमापन। जैसे जैसे समय बीतता गया, काओलिंग की आंखों में एक बार फिर लाल रोशनी उभर आई, जबकि उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे हिंसक हो गई और उसका खून उबलने लगा। भाड़ में जाओ। एक मोहर के साथ काओलिंग की आकृति आगे की ओर बढ़ी और सू युवेई के सामने प्रकट हुई, जैसे एक हथेली को एक क्रूर और भव्य तरीके से क्षैतिज रूप से घुमाया गया हो। हालांकि जैसे ही उसकी हथेली की हवा आगे बढ़ी, सू युवेई शैली ने 180 डिग्री का चक्कर लगाया, अब पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रही थी। एक सुंदर हाथ धीरे से काओलिंग के सिर पर उतरा और उसकी हथेली पर जेनेसिस रून ने एक हल्की चमक बिखेरी। काओलिंग के सिर में एक ताजगी भरी आभा फैल गई, जिससे उसके शरीर के भीतर उबलता खून अचानक शांत हो गया। इस अचानक परिवर्तन ने उन्मत्त उत्पत्ति क्यूई को भी फीका कर दिया और इसके विपरीत होने से काओलिंग के शरीर में उत्पत्ति क्यूई अराजकता में आ गई। स्विश। सू युवेई ने निर्णायक हमला किया। जेड प्रकाश से भरी 2 उंगलियां हवा में फट गईं और तेजी से काओलिंग की छाती पर लगी। ऊघ। काओलिंग का शरीर झटका खा गया जब उसके मुंह से खून की एक घूंट उल्टी हुई और वह पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। हंगामा। पूरा मैदान गूंज उठा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि पहले अजय काओलिंग इतनी आसानी से सू युवेई के हाथों पराजित हो जाएगा। अनगिनत लोगों की हैरानी भरी निगाहों के बीच सू युवेई का सुंदर चेहरा पानी की तरह शांत रहा। वह सिर्फ क्लास लीडर के मंच की ओर देखती रही, तभी एक धीमी आवाज आई। अगला। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। एक ही स्पिन में सब कुछ बदलने की शक्ति है। योलो 247.co। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 49 लियूशी से युद्ध। ड्रैगन प्रिंस युआन, लियूशी से युद्ध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगला। सू युवेई की स्पष्ट, सपाट आवाज पत्थर के मंच से सुनाई दी, जिससे कई लोग जयकारे लगाने लगे। आखिरकार सू युवेई की जीत वाकई खूबसूरत थी। काओलिंग के हमले भयंकर लग रहे थे, लेकिन आखिरकार उसे नाक से ही घेर लिया गया। एक क्लास के कई छात्र जयकारे लगाने लगे, सू युवेई की प्रशंसा और प्रोत्साहन के नारे लगाने लगे, जबकि चू त्यानयान के तनावपूर्ण चेहरे पर थोड़ा नरमी आई जब उसने सिर हिलाया। शुक्र है, उसने उससे जो उम्मीदें और अपेक्षाएं रखी थीं, वे व्यर्थ नहीं गईं। क्यू ने मैदान से आने वाली जोरदार जय जयकार को सुनकर भौहें सिकोड़ ली, जबकि लियू शी ने गुस्से में अपना जबड़ा भींच लिया। एक चीज जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वह थी सू युवेई को हर किसी के ध्यान का केंद्र बनते देखना। लियू शी ने ठंडे स्वर में कहा, फैन वू। फैन वू ने सिर हिलाया और उसकी आकृति पत्थर के मंच पर कूद गई। फैन वू ने सू युवेई की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए। जज ने जोर से चिल्लाकर कहा, शुरू करो। टकराना। पिछले मैच की तरह फैन वू ने सबसे पहले चाल चली। उसके पैरों में शक्ति उमड़ पड़ी, चट्टानें चकनाचूर हो गईं और उसका शरीर सू युवेई पर बुरी तरह से झपटा। उसके हाथ ने पंजे का रूप ले लिया और वह उस पर बुरी तरह से वार करने लगा, चीरने वाला बाघ का पंजा। चच। जब उसका पंजा हाथ नीचे की ओर वार कर रहा था, तो हवा में कान फाड़ देने वाली आवाजें गूंज रही थीं। हालांकि चाहे उसके हमले कितने भी भयंकर क्यों न हो, वे सू युवेई के शरीर को छू भी नहीं पाए। उसका शरीर धुएं के गुबार की तरह बह रहा था, हर मुक्का हवा के अलावा किसी और चीज पर नहीं पड़ रहा था।
उच्च श्रेणी की उत्पत्ति तकनीक, बहता हुआ धुआं। झो युआन की आंखें चमक उठी और उसने धीरे से प्रशंसा की। ये सहायक उत्पत्ति तकनीक ग्रेट झो इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए सबसे कठिन तकनीकों में से एक थी। कौन सोच सकता था कि सु युवेई इसे सीख लेगी। ड्रिफ्टिंग स्मोक भले ही उनके ड्रैगन सटेप जितना गहरा न हो, लेकिन इसकी अपनी अनूठी विशेषता थी। इसकी अवधारणा आगे बढ़ने के लिए बाहरी बल उधार लेने पर आधारित थी। प्रतिद्वंद्वी के हमले जितने भयंकर होंगे, वार करने की संभावना उतनी ही कम होगी। फैन वू की हार अपरिहार्य है। जैसे ही झो युआन ने यह फैसला सुनाया, पहले के काओलिंग की तरह फैन वू के शरीर में खून उबलने लगा, क्योंकि लड़ाई तेज हो गई थी। उसकी आंखों में लाली छा गई और उसकी जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे हिंसक हो गई। सु युवेई की आंखें चमक उठी, जैसे ही उसका शरीर अचानक मुड़ा और सीधे फैन वू की ओर बढ़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये देखकर फैन वू ने जोर से चिल्लाया और मुट्ठी मारी, जिससे उसके सामने की हवा उड़ गई और क्रूर शक्ति सु युवेई पर झपटी। हालांकि टक्कर से एक क्षण पहले सु युवेई ने अपने पैर से आने वाले प्रहार पर एक हल्का सा थपथपाया और उसका शरीर फैन वू के ऊपर उड़ गया। उसी समय एक हथेली नीचे की ओर भेजी गई, जो फैन वू के सिर के ऊपर लगी। फैन वू के शरीर में ताजगी भरी ऊर्जा का एक और झोंका आया, जिसने अंदर के उबलते खून को शांत कर दिया। जेनेसिस क्यूई तुरंत धड़कने लगी और सु युवेई की ओर से कोई और कार्रवाई किए बिना फैन वू कराहते हुए अपनी पीठ पर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोने से ताजा खून बह रहा था। इस दृश्य ने निस्संदेह जय जयकार को जन्म दिया, जिससे आकाश भर गया। लियू शी ने अपने दांतों को इतनी जोर से पीस लिया कि चटकने की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि उसकी आंखों से आग निकल रही थी। क्यूईयू की आंखें भी थोड़ी गहरी हो गईं जब उसने कहा, उसने उबलते रक्त रून की खोज की है और इसका मुकाबला करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। हालांकि क्यूयू को पता नहीं था कि क्यों, वह महसूस कर सकता था कि सु युवेई ने जानबूझकर काओलिंग और फैन वू के खून को खोलने का इंतजार किया था, उसके बाद ही वह कोई कदम उठाती। सु युवेई वास्तव में एक समस्या है। क्यूयू की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। 2 मैच जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जीते थे, उन्हें सु युवेई ने अकेले ही शून्य पर ला दिया था, जिससे झो युआन को थका देने की उनकी मूल योजना विफल हो गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी गलत न हो। सु युवेई ने पत्थर के मंच पर शान से खड़ी थी। उसने अपने शरीर में जेनेसिस क्यूई को शांत किया, इससे पहले कि एक जोड़ी ठंडी आंखें लियूशी की ओर मुड़ती, एक भावहीन आवाज गूंजती, ए क्लास की सु युवेई ने बी क्लास की लियूशी को चुनौती दी। इन शब्दों ने तुरंत ही अनगिनत लोगों की जुबान चटका दी। ये सोचकर कि सु युवेई ने वास्तव में लगातार 3 लड़ाइयां लड़ने की योजना बनाई थी। हे, अच्छा, इस नीच लड़की ने वास्तव में मुझे चुनौती देने की हिम्मत की है। सच में मूर्ख है जो अपनी सीमाओं को नहीं जानती। लियू शी इतनी क्रोधित हुई कि वह हंस पड़ी और सु युवेई को एक बुरी नजर से देखा। लियू शी पत्थर के मंच पर उड़ गई, उसकी बर्फीली निगाहें सु युवेई पर टिकी थी और उसने कहा, चूंकि तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, इसलिए मैं खुशी खुशी इसमें शामिल हो जाऊंगी। सु युवेई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ये तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि परेशानी कौन पैदा कर रहा है। क्या तुम सच में मानते हो कि उन 2 बेकार लोगों को हराने के बाद तुम में मुझे चुनौती देने की योग्यता है? जब मैंने संस्थान में प्रशिक्षण लेना शुरू किया था, तब कौन जाने तुम कहां भोजन के लिए भीख मांग रहे थे। लियू शी ने अपना मजाक जारी रखते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि अगर झो युआन तुम्हें गंदी गलियों से नहीं उठाता तो तुम्हारे पास संस्थान में प्रवेश की योग्यता होती? हालांकि लियू शी के कठोर शब्दों के जवाब में सु युवेई की आंखें केवल झुक गईं और उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही कारण है कि मैं भी आप लोगों की तरह सभी बाधाओं को दूर करने में उसकी मदद करूंगी। रेफरी ने दोनों लड़कियों के बीच के माहौल को देखते हुए अपना सिर हिलाया और बिना समय गंवाए उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, शुरू करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब दोनों लड़कियों की नजरें एक दूसरे से मिली तो चिंगारी उड़ने लगी। 6 चैनल खुले हैं। जेनेसिस क्यू की रोशनी लगभग एक ही समय में दोनों लड़कियों के इर्द गिर्द प्रवाहित हुई। एक पल बाद लियू शी ने अपनी चाल चली। वह एक झटके में सु युवेई के सामने आ गई, जैसे एक हाथ नीचे की ओर कट रहा हो। जेनेसिस क्यू उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमी, जिससे तीखेपन की एक हल्की आभा निकल रही थी। पवन चौपर पाम चच, यहां तक कि हवा भी इस काटने से 2 हिस्सों में बंट गई। लियू शी ने कोई दया नहीं दिखाई, उसने हमला करते ही एक उच्च श्रेणी की जेनेसिस तकनीक का इस्तेमाल किया। इसकी आश्चर्यजनक शक्ति एक चट्टान को भी साफ साफ 2 हिस्सों में काट सकती थी।
लियू हो की बेटी के रूप में लियू शी को स्वाभाविक रूप से भारी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त हुए थे और उनके शस्त्रागार में जो उत्पत्ति तकनीकें थीं, वे साधारण नहीं थीं। लियू शी के जबरदस्त हमले को देखकर सु यूवेई का पैर जमीन से ऊपर उठ गया और उसने एक बार फिर बहती हुई धुएं की तकनीक का प्रदर्शन किया और धुंध की तरह पीछे हट गई। क्या तुम सोचते हो कि मैं उन दो मूर्खों जैसा ही हूं? पवन आत्मा कदम। लियू शी के लाल होठों पर तिरस्कार की मुस्कान उभरी। तेज हवाएं उठी और वह पीछे हटते हुए सु यूवेई के सामने एक तूफान की तरह प्रकट हुई, जैसे एक ही कदम में एक चॉप एक बार फिर नीचे की ओर भेजा गया हो। जेड ब्रेकर फिंगर। लियू शी के लगातार पीछा करने के जवाब में सु यूवेई की दो उंगलियां तेजी से आगे बढ़ीं, जेड प्रकाश के साथ चमकती हुई, जब वे लियू शी के गिरते हुए हाथ से टकराईं। झनकार। ये टक्कर जेड के आपस में टकराने जैसी थी। विरोधी जेनेसिस क्यूई के कारण हवा बाहर की ओर बहने लगी और नीचे पत्थर की जमीन पर दरारें पड़ गईं। सु यूवेई और लियू शी दोनों को एक दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया। हालांकि ये स्पष्ट था कि लियू शी ने इस संघर्ष में ऊपरी हाथ ले लिया था। आखिरकार उसका विंड चॉपर पाम एक उच्च श्रेणी की जेनेसिस तकनीक थी, जबकि जेड ब्रेकर फिंगर केवल मध्य श्रेणी की थी। चलो देखते हैं कि तुम कितने हमले झेल सकती हो। लियू शी ने फिर से विंड स्पिरिट स्टेप को सक्रिय करते हुए कहा। एक तूफान चीखता हुआ लग रहा था क्योंकि उसका फिगर सीधे सु यूवेई की ओर बढ़ रहा था, जबकि घातक जेनेसिस क्यूई से भरी एक हथेली हवा को चीरती हुई नीचे जमीन पर निशान छोड़ रही थी। सु यूवेई लगातार पीछे हटते रहे, जिससे कुछ समय के लिए वह प्रतिकूल स्थिति में आ गए। वह प्रतिद्वंद्वी की उत्पत्ति तकनीकों द्वारा दबाई जा रही है। झो युआन ने यह देखकर थोड़ा भौहें सिकोड़ी। सु यूवेई वास्तव में प्रतिभाशाली थी, लेकिन ग्रेट झो इंस्टीट्यूट में उच्च श्रेणी की उत्पत्ति तकनीकों को पहले से ही शीर्ष स्तर माना जाता था। इस तथ्य को तो छोड़ ही दे कि उन्हें सीखने के लिए योगदान की आवश्यकता थी। वह स्वाभाविक रूप से लियू शी से मुकाबला नहीं कर सकती थी, जिसके पास कई उत्पत्ति तकनीकें थी जो उसे उसके कबीले में सौंपी गई थी। कई समझदार व्यक्ति पहले से ही देख पा रहे थे कि सु यूवेई किस अजीब स्थिति में थी, जिससे उन्हें कुछ दया आ रही थी। वे बता सकते थे कि अगर सु यूवेई को उसी स्तर की जेनेसिस तकनीकें पता होती तो स्थिति शायद उलट जाती। चच। पत्थर के मंच पर दो आकृतियां तितलियों की तरह फड़फड़ा रही थीं, एक हमला कर रही थी और दूसरी बचाव कर रही थी। लियू शी खुश थी क्योंकि उसने देखा कि सु यूवेई लगातार खुद से दबी हुई है और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हुन्फ, अगर तुम प्रतिभाशाली हो तो क्या हुआ? मेरी नजर में तुम सिर्फ एक नीच औरत हो। मुझे चुनौती देना अपने आप को अपमानित करने के समान है। सु यूवेई चुप रही और लगातार बचती रही। क्या तुम्हें यह अनुचित नहीं लगता? हंसी की बात है, हमारे बीच का अंतर बहुत पहले ही तय हो चुका है। चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कभी भी हमारे बीच के अंतर को पाट नहीं पाओगे। लियू शी के होठों के कोनों ने एक पतली मुस्कान बना दी। अगर एकमात्र उच्च श्रेणी की जेनेसिस तकनीक पहले से ही आपको इतनी दयनीय स्थिति में डाल सकती है, तो फिर ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीक के बारे में क्या? लियू शी की आंखों में ठंडी रोशनी खिल उठी। वह सु यूवेई के सारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देगी, उसके भविष्य की मनस्थिति को प्रभावित करेगी और उसके दिल में संदेह की छाया छोड़ जाएगी। इस प्रकार उसकी भविष्य की साधना यात्रा बाधाओं से भरी होगी। ये कुछ और नहीं बल्कि क्रूरतम कृत्य था। लियू शी की आकृति अचानक रुक गई। कोई केवल देख सकता था कि उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं और जेनेसिस क्यूई की धाराएं उसके हाथ की ओर बढ़ रही थीं, जो उसकी हथेली के केंद्र में बेतहाशा इकट्ठा हो रही थीं और अंततः हवा के एक ब्लेड में तब्दील हो गईं। पवन ब्लेड एक तीखी ध्वनि के साथ कंपन कर रहा था, क्योंकि उसके चारों ओर की हवा लगातार उड़ रही थी। निम्न श्रेणी की ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीक, ग्रीन विंड ब्लेड। लियू शी की आंखों में क्रूरता झलक उठी जब उसने अचानक सु यूवेई पर हमला किया। हवा का ब्लेड एक तेज आवाज के साथ आगे बढ़ा, हवा को चीरता हुआ सीधा उसकी ओर बढ़ा। यह देखकर पूरा स्टेडियम हिल गया, यहां तक कि रेफरी भी सु यूवेई को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने को तैयार हो गया। हालांकि सु यूवेई की चमकीली आंखों में जरा सा भी बदलाव नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि वह हरे रंग की हवा के ब्लेड को घूर रही थी। इसकी तेज आभा के कारण उसे दूर से भी अपनी त्वचा पर चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी वह इससे बचने के लिए आगे नहीं बढ़ी। सु यूवेई के होंठ थोड़े से खुले जब उसने अति प्रसन्न लियू शी को देखा और कहा, यह सच है कि मेरे पास आपकी तरह कई उच्च स्तरीय उत्पत्ति तकनीकें नहीं है। हालांकि मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं। हमारे बीच की खाई उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप कह रही हैं। आप जैसा व्यक्ति मेरे प्रयासों की कल्पना कैसे कर सकता है?
सू युवेई का हाथ धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि शक्तिशाली जेनेसिस क्यू अचानक उसके शरीर के भीतर से फूट पड़ा, जिससे उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके बाल उड़ने लगे। 7वां चैनल खुला। जब सू युवेई की आवाज गूंजी तो पूरा मैदान पागल हो गया और अनगिनत लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सू युवेई युद्ध में बलपूर्वक अपना 7वां मध्याह्न चैनल खोल देगी। पिछला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 50 विस्मयकारी। ड्रैगन प्रिंस युआन लुभावनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7वां चैनल खुला। जेनेसिस क्यूई के सू युवेई की ओर बढ़ने पर पूरे क्षेत्र में एक स्पष्ट चीख गूंज उठी। इस बीच उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। सू युवेई के काले बाल हवा में नाचते हुए लग रहे थे, क्योंकि जेनेसिस क्यूई प्रकाश उसके शरीर से होकर गुजर रहा था। प्रकाश अंततः उसकी 2 उंगलियों पर केंद्रित हो गया, जिससे उसकी उंगलियां जेड की तरह सुंदर रूप से चमक उठी, जबकि घातक शक्ति के साथ टिमटिमाते हुए उसके आसपास की हवा को कंपन कर रही थी। जेड ब्रेकर फिंगर। सू युवेई ने हरी हवा की धार को देखा जो उसकी ओर बढ़ रही थी। हरी रोशनी इतनी तेज थी कि वह जमीन को चीर सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय वह शालीनता से आगे बढ़ी और उसकी 2 जेड जैसी उंगलियां शक्तिशाली रूप से हवा की धार पर वार कर रही थी। झनकार। धातु के टकराने की आवाज के साथ ही 2 ताकतें आपस में टकरा गईं। हालांकि सभी ने देखा कि इस समय हरे रंग की हवा की धार हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर एक धमाके के साथ फट गई और हरे रंग की रोशनी के छींटों में बदल गई। हालांकि लियू शी ने आखिरकार इस निम्न श्रेणी की ब्लैक जेनेसिस तकनीक को प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वह इसे मुश्किल से ही कर पाई थी। इसलिए सू युवेई 7 चैनलों की प्रचुर मात्रा में जेनेसिस क्यूई का उपयोग करके पूर्व के हमले को जबरन तितर बितर करने में सक्षम थी। इस दृश्य को देखकर लियू शी का चेहरा विकृत हो गया और वह अविश्वास में चिल्ला उठी, असंभव। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी ब्लैक जेनेसिस तकनीक सू युवेई की मध्य श्रेणी की जेनेसिस तकनीक द्वारा बिखर गई थी। स्विश। हालांकि सू युवेई ने लियू शी को अचंभित होने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ी। जवाब में लियू शी ने जल्दी से पीछे हटने के लिए विंड स्पिरिट सटेप का इस्तेमाल किया। इससे पहले वह सू युवेई की गति से मेल खाने के लिए विंड स्पिरिट सटेप का उपयोग करने में सक्षम थी, लेकिन बाद में अपना 7वां चैनल खोलने के बाद वह पूरी तरह से नए स्तर पर थी। इस प्रकार लियू शी के करीब पहुंचने के लिए सू युवेई को बस कुछ सांसें लेनी पड़ी। लियू शी की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने सू युवेई को ठंडे चेहरे के साथ तेजी से पास आते देखा और चिल्लाए, नीच लड़की, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। लियू शी के सवाल के जवाब में सू युवेई की जेड उंगलियां बिजली की तरह आगे बढ़ी, हवा में चीरती हुई लियू शी के कंधे पर जा गिरी। लियू शी का शरीर एक दयनीय चीख के साथ उड़ गया और तुरंत ही ताजा खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर गई, जिससे उस पर एक लंबा निशान बन गया और फिर वह रुक गई। सू युवेई धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी की अब दयनीय स्थिति के पास पहुंची। पूर्व का चेहरा ठंडा था क्योंकि उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली थीं। उसकी आंखों में झिलमिलाती बर्फ की चमक ने लियू शी को सिहरन पैदा कर दी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू युवेई ने लियू शी को घूरते हुए उदासीन स्वर में कहा, ये सच है कि मैं तुम्हारे जैसे शक्तिशाली कबीले से नहीं हूं, लेकिन मैं इस असमानता की हर भरपाई के लिए अपनी सारी प्रतिभा और प्रयास का उपयोग करूंगा। इसलिए मेरी नजर में तुम इतने अद्भुत नहीं हो। लियू शी ने अपने दांत भींच लिए। इसके अलावा एक बात है जो मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाहता था। सू युवेई के छोटे से मुंह के कोने तिरस्कार भरे अंदाज में ऊपर उठे और उसने धीरे से कहा, आपने एक बार कहा था कि महामहिम एक मेढक है, लेकिन मैं हमेशा आपको बताना चाहती थी कि उनकी तुलना में आप कुएं के तल पर असली मेढक हैं। क्योंकि तुम आत्म महत्वपूर्ण हो, तुम उस लड़की से भी मेल नहीं खा सकते जिसे उसने सड़कों से उठाया है। लियू शी गुस्से से पागल हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे टोट कहा जाएगा और वह इसका खंडन नहीं कर पाएगी। वह न केवल हार गई थी, बल्कि सू युवेई के हाथों उसकी हार वाकई दयनीय थी। यह उसके लिए सचमुच असहनीय था और वह बेहोश हो गई और उसकी आंखें घूमने लगी तथा सफेद दाग दिखने लगे। पास आ रहे रेफरी ने जब ये देखा तो एक तीखी हंसी हंसी, फिर उसकी मजबूत आवाज गूंजी, शानदार, सू युवेई की जीत। हंगामा। पूरा मैदान गूंज उठा और अनगिनत चीखें सुनाई देने लगीं, तथा स्तब्ध निगाहें पत्थर के मंच पर खड़ी बहादुर तथा सुंदर लड़की की ओर टिक गईं।
किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में स्थिति को पलटने और लियू शी को हराने में सक्षम होगी, जो इतने सारे उच्च स्तरीय उत्पत्ति तकनीकों को जानती थी। एक क्लास के सभी छात्र खड़े होकर ताली बजाकर खुशी जाहिर कर रहे थे। सु युवेई की ओर देखने वाले लोगों की निगाहें पहले से भी ज्यादा आदर से भरी हुई थीं। कैसी लड़की है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह तूफान में झूलते गुड़हल की तरह दृढ़ थी, हवा और बारिश से बेखौफ होकर निडरता से खिलती रही। ये युवती बिल्कुल भी बुरी नहीं है। केंद्रीय मंच पर झो किंग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि सु युवेई ने पहले जबरदस्ती अपना चैनल खोला था, जो लड़ाई में एक बेहद जोखिम भरा कदम था। हालांकि उस वीरता और निर्णायकता ने वास्तव में किसी की भी भौहें चढ़ा दी। उन्होंने ये सोचकर दुख व्यक्त किया कि सु युवेई की प्रतिभा और चरित्र को देखते हुए, यदि वह एक अच्छे कुल में पैदा हुई होती, तो वह बहुत पहले ही स्वर्ग का गौरव बन जाती और अनगिनत प्रतिभाएं उसके सामने झुक जाती। मैदान में गूंजती जय जयकार अभी भी जारी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सु युवेई ने उन जयकारों पर ध्यान नहीं दिया और उसकी नजर झो युआन की ओर गई। उसने देखा कि झो युआन ने उसे अंगूठा दिखाया है। उसकी आंखों में एक निश्चित संकल्प उभरने के साथ ही उसके होंठ थोड़े मुड़ गए। अनगिनत निगाहों के ध्यान में उसने अपना सिर घुमाया और सीधे क्यूयू की ओर देखा, और उसकी स्पष्ट आवाज सुनाई दी। ए क्लास की सु युवेई ने बी क्लास की क्यूयू को चुनौती दी। मौन। आसमान में गूंजती जयकारे अचानक थम गए। हर कोई यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी नहीं सोचा था कि सु युवेई क्यूयू को चुनौती देना जारी रखेगी। झो युआन भी सु युवेई की हरकत से स्तब्ध रह गया और तुरंत ही बुदबुदाया, ये लड़की बहुत लापरवाह है। उसके बगल में यांग जाए और सोन ख्यूशुई भी एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। क्लास लीडर के मंच पर क्यूयू के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने सु युवेई को घूरा और खड़े होकर सपाट आवाज में कहा, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मंच से चले जाओ। हम तभी जान पाएंगे जब हम कोशिश करेंगे। सु युवेई ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। क्यूयू को घूरते हुए उसकी आंखों में ठंडी रोशनी उभर आई। चूंकि तुमने झो युआन को थका देने की योजना बनाई थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ ऊर्जा तो खत्म कर ही सकता हूं। वह जानती थी कि यह कक्षा रैंकिंग परीक्षा झो युआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और वह उनके अवसरों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहती थी। क्यूयू के चेहरे पर तूफानी भाव थे। वह स्वाभाविक रूप से सु युवेई के इरादों को समझ गया था और कुछ हद तक क्रोधित भी हुआ। वह रणनीति जो उसने मूल रूप से झो युआन पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, अब सु युवेई खुद पर इस्तेमाल कर रहा था। क्यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, जिद्दी लड़की, तुम बहुत लापरवाह हो। इसके तुरंत बाद उसके पैर का सिरा जमीन से उछला और उसकी आकृति पत्थर के मंच पर उड़ गई। मैं तुम्हें 7 चैनलों की असली शक्ति दिखाऊंगा। एक जोरदार धमाके के साथ जेनेसिस क्यूई उसके शरीर में घुस गई। उसके पैरों के नीचे पत्थर का फर्श टूट गया और उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। एक आश्चर्यजनक आभा का संचार हुआ, जो सु युवेई की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार क्यूयू ने काफी समय पहले ही अपना 7वां चैनल खोला था, जबकि सु युवेई ने अभी अभी अपनी सफलता हासिल की थी। दोनों के बीच का अंतर स्वाभाविक रूप से छोटा नहीं था। अगर तुम मेरा एक भी मुक्का झेल सको, तो हम इसे तुम्हारी जीत मान लेंगे, क्यूयू ने गर्व से कहा। एक पल बाद, वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में कसकर बंद हो गई थी, क्योंकि उसके शरीर के भीतर जेनेसिस क्यूई एक लहर की तरह उमड़ रही थी, उसके चैनलों से होकर उसकी मुट्ठी में बह रही थी। उसकी मुट्ठी तुरंत जल उठी, मानो उसके भीतर कोई विस्फोटक शक्ति समाहित हो। निम्न श्रेणी की ब्लैक जेनेसिस तकनीक, गैल्पिंग थंडर फिस्ट। क्यूयू की ठंडी चीख के साथ एक मुक्का मारा गया। गड़गड़ाहट के साथ तुरंत एक मुट्ठी के आकार की सील निकली, जो बिजली के बोल्ट की तरह सु युवेई की ओर तेजी से उड़ी। क्यूयू ने ब्लैक टियर जेनेसिस तकनीक के साथ लड़ाई शुरू की थी। जाहिर तौर पर वह लड़ाई को एक झटके में खत्म करने और अपनी बी श्रेणी की खोई हुई सारी प्रतिष्ठा वापस पाने की योजना बना रही थी। इस समय सु युवेई का सुंदर चेहरा बहुत गंभीर हो गया था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद सभी जेनेसिस क्यूई का संचार होने लगा था। उसने तेजी से चमकती हुई जेनेसिस मुट्ठी सील को देखा, और अगले ही पल उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। मुक्का मारने की गति से उसे पता चल गया था कि वह सीधे मुक्का नहीं मार सकती। इसलिए उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली और थोड़ा और समय हासिल करने के लिए फुटवर्क का इस्तेमाल करने का इरादा किया। क्या तुम बच सकती हो?
क्यू यू ने ये देखकर ठहाका लगाया। उसकी आंखें चमक उठी और मुट्ठी सील की गति अचानक बढ़ गई। बिजली की तरह यह एक चमक में सू यूवेई के सामने प्रकट हुआ और उससे टकरा गया। टकराना। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे हवा फटने लगी हो और पत्थर के मंच पर दरारें पड़ गई हो। सू यूवेई को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उस पर एक अजेय दबंग शक्ति का उभार हुआ। उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया, उसके मुंह के कोने पर खून दिखाई देने लगा और वह कराह उठी। दया की आहें सुनी जा सकती थी। क्यू यू वास्तव में ग्रेट झो संस्थान की अधिपति थी। सू यूवेई अपना 7वां चैनल खोलने के बाद भी प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थी। जैसे ही सू यूवेई की आकृति मंच से नीचे फेंकी गई, एक अन्य आकृति हवा में उठी, अपनी बाहें फैलाकर लड़की को पकड़ लिया और फिर धीरे से नीचे उतरी। सू यूवेई ने अपनी आंखों के सामने आए परिचित चेहरे को देखा। वह धीरे से हंसी और थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, मैं उसे हरा नहीं सकी। लगता है मैंने बहुत ज्यादा दिखावा करने की कोशिश की। जिसने सू यूवेई को पकड़ा था, वह स्वाभाविक रूप से झो युआन था। जब उसने सू यूवेई के मुंह के कोने पर चमकती लालिमा को देखा तो उसकी आंखों में हत्या की भावना चमक उठी। उसने कोमल स्वर में उत्तर दिया, तुमने पहले ही कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें की हैं, इसलिए बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, हम हारेंगे नहीं। सू यूवेई के शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह झो युआन की बाहों में एक सुस्त बिल्ली की तरह थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों के साथ लेटी थी। पहले वाली वीरता अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। झो युआन ने उतरकर कमजोर सू यूवेई को सोन क्यूशुई को सौंप दिया। तभी उसने अपना सिर उठाया और उसकी ब्लेड जैसी नजर गर्व से खड़ी क्यू यू की ओर चली गई। अपने पैर की एक धमक के साथ, उनका शरीर अनगिनत निगाहों के सामने हवा में उड़ गया और एक महान पेन की तरह मंच पर उतरा। उसी समय झो युआन की डरावनी आवाज गूंजी। ए क्लास झो युआन ने बी क्लास क्यूईयू को चुनौती दी। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।